सभी साहित्य सुधीजनों को नमस्कार और शुभ संध्या। मित्रों, हम लोग इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कवि, गद्यकार और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और सर्जनात्मक अवदान पर देश के अलग अलग हिस्सों से लेखक, कलाकार यहां पर आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आज इस एकाग्र की 9वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ दो चिरपरिचित लेखक जुड़े हुए हैं। अलग अलग पीढ़ियों के दो रचनाकार विनोद भारद्वाज जी और अभिषेक कश्यप जी। दोनों के पास कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आज हम लोग सुनेंगे। कई ऐसे निजी और सार्वजनिक प्रसंग हैं जिनकी चर्चा होगी। अशोक वाजपेयी जी ने विनोद भारद्वाज जी को शुरुआत में कुछ पत्र लिखे हैं, उन पत्रों पर चर्चा होगी। और अभिषेक कश्यप जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक अथक अशोक नाम से संपादित की है। यह खास तौर से उनके संस्कृति कर्म पर केंद्रित है। इसमें अशोक वाजपेयी जी से हुए कुछ लंबे साक्षात्कार हैं, उनकी चर्चा होगी और विभिन्न कलाकारों या कला मर्मज्ञों की ओर से जो उन पर लिखा गया है उन सबको इस पुस्तक में संपादक अभिषेक कश्यप ने समाहित किया है। तो आज इन दो वक्ताओं को सुनेंगे और इस बातचीत में एक लेखक, अनुवादक, आयोजक, संस्कृति कर्मी की दुनिया किस तरह की रही है और इन दो लेखकों की दृष्टि में किस तरह की रही है, इनके अनुभव, अपने अनुभव किस तरह के हैं, इन सब पर बातचीत होगी। वह दुनिया कुछ और सघन रूप में, कुछ और खास ढंग से हमारे सामने खुलेगी। तो हम अपने दोनों वक्ताओं को स्क्रीन पर लेते हैं, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी नमस्कार विनोद जी, अभिषेक जी, स्वागत। नमस्कार अर्पण जी। और शुरुआत अभिषेक कश्यप जी से ही करते हैं कि यह जो एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है अथक अशोक, इसकी तैयारी उन्होंने किस तरह की से की और इसे इस रूप में लाने के पीछे जो योजना है, जो उनके आइडियाज हैं, वे कैसे आए? अभिषेक जी। जी, हार्दिक शुक्रिया अर्पण कुमार जी इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अशोक वाजपेयी जी पर। विनोद जी हमारे साथ हैं। विनोद जी का काफी लंबा अनुभव रहा है उनके साथ, एक लेखक के रूप में, एक संपादक के रूप में। जहां तक मेरा अशोक वाजपेयी जी से परिचय का सवाल है, तो मेरी उनसे जो परिचय संडे मेल साप्ताहिक के जरिए हुआ, उसमें उनकी 3 कविताएं छपी थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक जी की कविताएं काफी अपने ये में सहज कविता होती है, भाषा के स्तर पर उसको आप पढ़ सकते हैं। तो वो 3 कविताएं हमने बहुत बचपन में उनकी पढ़ी हुई थी, जो संडे मेल साप्ताहिक में थी। और वो इतनी सहज वो कविताएं थी, उनके भाव भले गहरे रहे हों, लेकिन वो इतनी सहज कविताएं थी कि वो हमें याद हो गई। जैसे कि कविता अभी भी याद है, एक बार पढ़ने के बाद शायद हमने कभी उसको पढ़ा भी नहीं, कि शाम ढलते ही, ऐसा ही कुछ था कि शाम ढलते ही लौट आते हैं पक्षी, पर वही नहीं जो गए थे। साँझ होने पर फिर से जल उठती है दीपशिखा। इसी तरह की कविताएं अभी अचानक, चूंकि हम काफी लंबी यात्रा से, दिन भर की यात्रा से लौट रहे हैं, कभी याद होगा तो उसको सुनाएंगे। उसके बाद हंस में उनका एक लेख छपा था कहानी पर, कथा पर, तो उनके आलोचक रूप से मेरा परिचय हुआ। उसमें उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ सवाल उठाए थे कि हिंदी की जो कहानी जो है, वो एक तरह से, एक दौर था, मेरा ख्याल है 1900 ये 92-93 के आसपास ये लेख छपा था हंस के किसी अंक पे। वो लंबा लेख था हिंदी कहानी पर, कि हिंदी कहानी में अनुपस्थित। उसमें अशोक जी ने ये बताया था कि हिंदी कहानी में क्या क्या अनुपस्थित है,
उन्होंने और डिटेल में यह बताया था कि वो पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज, बहुत सारी चीजों का उन्होंने उस अपने लेख में ये किया किया था कि ये सारी चीज अनुपस्थित है हिंदी कहानी में, और इस अनुपस्थिति की वजह से हिंदी कथा साहित्य की या हिंदी कथा की दुनिया कितनी सीमित दुनिया है। और ये सच बात है, ये तो अशोक जी का है और हमारी भी एक है कि अब तो कई अलग अलग वर्ग और अलग अलग पीढ़ियों के, कई पीढ़ियों के कथाकार आज हिंदी में सक्रिय हैं। तो कुछ चीजें बदली है लेकिन उतनी नहीं बदली हुई है। आखिर तौर पर अगर हम जब देखते हैं तो लिखने पढ़ने वाले 90% से ज्यादा जो हिंदी में लोग हैं, चाहे वो कहानी लिखें, और ये सिर्फ कहानी की ही बात नहीं, कहानी लिखें, उपन्यास लिखें, आलोचना लिखें या कविता लिखें, तो ये एक निम्न मध्य वर्गीय और मध्य वर्गीय जो है हिंदी पट्टी का, वही आमतौर पर वो साहित्य लिखता है। तो उसकी दुनिया का तो चूंकि एक वर्ग विशेष ही का प्रभुत्व है, तो उस तरह से ही वो साहित्य हमारे सामने आता है। तो वो लेख हमने ध्यान से 2 बार पढ़ा और हमको वो एक सोचने का कोण देता है हिंदी कथा साहित्य पर। फिर धीरे धीरे हमने उनकी कविताएं पढ़ी और उनकी एक संस्कृति कर्मी रूप से मेरा परिचय हुआ। ये किताब जब हम लोगों ने, इस किताब की योजना बनी और अशोक जी से इस सिलसिले में चर्चा भी हुई, कई लोगों से और चर्चा हुई, तो हमारा साफ ये था कि भैया अशोक जी पर कई सारी किताबें आई हुई है, लेकिन ज्यादातर जो किताबें हैं उनके कविता को लेकर या फिर उनके आलोचना को लेकर या उनके व्यक्तित्व को और दूसरे पहलुओं को लेकर आई है। तो इस किताब का हमारी योजना यही थी कि यह किताब जो है उनका एक संस्कृति कर्म जो है, तो इस किताब का ये भी है, हम एक बार इसको दिखा देते हैं कि अथक अशोक, अशोक वाजपेयी के संस्कृति कर्म पर एक काव्य। संस्कृति कर्म में ये दोनों चीजें आ जाती है। एक तो संस्कृति कर्मी के रूप में उन्होंने जो आयोजन किए उनसे हम लोग सब परिचित हैं। बाद में ये रजा फाउंडेशन के जरिए आज भी जो जो कर रहे हैं उसमें कई बहुत महत्वपूर्ण आयोजन करते हैं। लेकिन उनके संस्कृति कर्मी व्यक्तित्व से पर जाने से पहले 2-3 बातें जो यहाँ कहना हमको लगता है कि ठीक रहेगा, और वो प्रासंगिक भी है कि अशोक जी में ये चीज है कि व्यक्ति की अपनी कमियां कमजोरियां होती है, लेकिन सीखने की और समय के साथ ढलने की उनमें, और पूरी ऊर्जा के साथ और खुले मन के साथ उसमें ढलने की और चीजों को स्वीकार करने की उनमें मादा है। जैसे कि लंबे समय पर उन पर 2 चीजों का खास तौर से आरोप लगता रहा है कि वो कलावादी हैं, और उनका एक खास कविता को लेकर भी एक उनका खास तरह का स्वाद है, उसी तरीके के कवि और उसी तरह के एक ग्रुप के लोगों को वो अपने जरिए प्रमोट करते हैं। लेकिन हमने यह देखा कि हंस में जब राजेंद्र यादव ने स्त्री विमर्श या दलित विमर्श का ये किया, उन्हीं दिनों हमने एक संस्कृति पत्रिका के लिए एक इंटरव्यू किया था अशोक जी का। तो अशोक जी ने खुलकर ये बात कही, उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया कि जो दबाव आ रहा है और ये मध्यवर्गीय घेरेबंदी टूटनी चाहिए साहित्य में। तो उन्होंने ये बात कही कि आज जो है कि उस इंटरव्यू में वो, मेरा ख्याल है वो कहीं हमारे पास होगा, हमने अशोक जी के 3-4 इंटरव्यू किए, जिसमें से एक लंबा इंटरव्यू जब वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे और सीरी फोर्ट में उनका कार्यालय था। मेरा ख्याल है ये साल 2000 की बात, आज से 23 साल पहले। इसके अलावा भी समय समय पर हमने, चूंकि कई बार दिल्ली में रहते हुए कई बार नौकरी की, कई बार फ्रीलांसिंग की, तो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हमने उनके कई इंटरव्यू किए। तो उसमें जो बात पहले उनसे कभी नहीं सुनी गई थी, वो बात को उन्होंने स्वीकृति दी अपने उस इंटरव्यू में कि आज जो आवाजें हैं, जो बड़ी आवाजें हैं, जो जल जंगल जमीन को बचाने वाली इस देश में आवाजें, वो किनकी आवाजें हैं। उन्होंने अरुंधति राय का नाम लिया, मेघा पाटेकर का नाम लिया और ये बताया कि ये सारी स्त्रियों की आवाजें हैं, दलितों को भी दलितों की आवाजें हैं, दलित समुदाय की आवाज है। तो जो चीज घट रही है, तो वो इस मामले में कि भैया वो इस किसी एक चीज पर वो कायम नहीं रहते। दूसरी चीज यह भी था कि उन पर यह भी कहा जाता रहा कि भैया भोपाल या मध्य प्रदेश के कुछ खास किस्म के और कुछ खास तरह से लिखने वाले लेखकों को से ज्यादा उनको वो तरजीह देते हैं। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि उन्होंने
अलग अलग तरीके के कई लोग ऐसे भी थे जो उनसे सहमत नहीं थे, या यह भी संभव है कि अशोक जी भी उनसे सहमत ना हो, लेकिन अगर लगा कि वो वहाँ प्रतिभा है और उनको स्पेस देना चाहिए तो उन्होंने दिया। बाकी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें अपनी कमियां कमजोरियां तो रहेंगी, कोई देवता नहीं है, ये तो पहले ये करना चाहिए। तो अशोक जी की भी अपनी वो कमियां कमजोरियां हैं, तो उस पर क्या चर्चा करना, वो सभी व्यक्ति में होती है। हम इसमें से, जैसा कि आपने आग्रह किया हुआ था, जो मेरा संपादकीय का एक छोटा सा अंश हम पढ़कर फिर ये बात शुरू करना चाहेंगे इसमें। ये जो हमने इसका संपादकीय लिखा है अथक अशोक का, उसका शीर्षक ही हमने दिया है बहुवचन। तो ये बहुवचन में, ये संपादकीय में एक छोटा सा संपादकीय है, उसके कुछ अंश हम पढ़ते हैं। साहित्य और कलाओं के समकालीन परिदृश्य में अशोक वाजपेयी की उपस्थिति निश्चय ही एक बेहद प्रभावी लोकतांत्रिक उपस्थिति है। यहाँ लोकतंत्र का आशय बहुलता के प्रति उनकी अडिग आस्था से है, और उदारता से भी, जिसकी वजह से वे वैचारिक असहमतियों और व्यक्तिगत राग द्वेषों से ऊपर उठकर हिंदी पट्टी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रयासरत हो पाए। अब ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रयासरत हो पाए, वो कितना हुआ नहीं हुआ हिंदी पट्टी में, ये एक दूसरा सवाल है। बहुलता उनके लिए कविताओं और वक्तव्यों के समानांतर जिंदगी जीने का तरीका रहा है। अक्सर शास्त्रीय संगीत और नृत्य के कार्यक्रमों में उन्हें आस्वाद में डूबे शुरू से आखिर तक देखा जा सकता है। कला विथिकाओं में घंटों गहरे रागात्मक लगाव के साथ चित्रों को निहारते देखा जा सकता है। साहित्य और विविध कलाओं के बीच संवाद और आपसदारी के लिए कई रूपों और कई भूमिकाओं में वे निरंतर सक्रिय रहे हैं। गौरतलब है कि कविता हो या फिर आलोचना, उनकी भाषा में सरलता, सहजता और लालित्य है, लेकिन जटिलता, सूक्ष्मता के वे घनघोर रसिक रहे हैं, चाहे कविता हो, गद्य हो या कलाएं। इसी अंक में प्रकाशित मेरे द्वारा लिए गए अपने साक्षात्कार में वे कहते हैं, पिछले 30 वर्षों में जो आकृति मूलक कला है, मूर्त कला, उसका ऐसा आतंक, ऐसी व्याप्ति हो गई है कि अमूर्त के लिए जगह और ध्यान कम है। यह दुर्भाग्य की बात है। मूर्त बना रहे अपनी जगह, लेकिन अमूर्त की भी जगह बननी चाहिए। अमूर्त जटिल सूक्ष्म के अमूर्त जटिल सूक्ष्म के प्रति उनके आकर्षण का अपना महत्व है, क्योंकि वे जानते हैं बिना जटिलता सूक्ष्मता के कोई भाषा महान नहीं हो सकती, न साहित्य में न कलाओं में। कलाओं की दुनिया में भले ही अशोक जी को एक सहृदय, रसिक और दृष्टि संपन्न आलोचक के रूप में देखा जाता रहा हो, लेकिन साहित्य में उनके विरोधियों और आलोचकों की कभी कोई कमी नहीं रही। यह बड़ी विडंबना है कि हिंदी साहित्य में किसी कृति या कृतिकार का मूल्यांकन बौद्धिक श्रम और विवेक की रोशनी में नहीं, बल्कि अंधश्रद्धा या फिर आपसी अनबन के आधार पर किया जाता रहा, और ये दोनों तरफ से होता रहा। बहुत सारे लोग जो अशोक वाजपेयी के विरोध में या समर्थन में कई बार अंधश्रद्धा जैसी बातें करते रहते हैं, और जब इसका भी अवकाश न हो तो झट से कोई रेडीमेड लेबल चिपका दिया जाता है। कहना ना होगा, अशोक जी भी बहुधा ऐसी प्रवृत्तियों के शिकार होते रहे हैं। उन पर कलावादी और प्रगतिवाद विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, जबकि वे लगातार जबकि वे उन्होंने एक साक्षात्कार में मुझसे कहा, हमारे समय में जल, जंगल, जमीन बचाने की सबसे मुखर आवाजें आदिवासियों, दलितों और स्त्रियों की ही रही है। तो ये उनकी 80वीं वर्षगांठ पर मेरा ख्याल है ये किताब प्रकाशित हुई थी, ये 2021 में, 2 साल पहले ये किताब प्रकाशित है। इसमें उनसे 2 बातचीत है। एक मेरी बातचीत है जिसका शीर्षक है बिना जटिलता सूक्ष्मता के कोई भाषा महान नहीं होती। दूसरी बातचीत, दोनों लंबी बातचीत है। दूसरी बातचीत चित्रकार सीरज सक्सेना ने की है, पश्चिम, जिसका शीर्षक है पश्चिम की आधुनिकता के बरक्स भारत एक वैकल्पिक आधुनिकता है। तो इस किताब में, जैसा कि हमने बताया कि इसमें आपका जो है कि कई लोगों के, जो कई संस्कृति कर्मियों के, कला से जुड़े लोग, कलाकारों के, विविध कलाओं से, ये ललित कलाओं से भी, या दृश्य कलाओं, या प्रदर्शनकारी कलाओं के कई लोगों ने इस किताब में अशोक जी के व्यक्तित्व को, के अलग अलग पहलुओं को, और खासकर के उनके सांस्कृतिक कर्म को अपने अपने नजरिए से देखने की कोशिश की है। इसमें अब श्याम मुंशी जी हमारे बीच नहीं रहे,
उनका लेख है, प्रयाग जी का लेख है, अखिलेश चित्रकार हैं उनका लेख है, इतिहासकार और कला मर्मज्ञ सुधीर चंद्र जी हैं उनका लेख है, नृत्यांगना, शास्त्रीय नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली जी का एक लेख है, वरिष्ठ चित्रकार नंद कत्याल जी का एक लेख है। ये तो खैर ये बातचीत इसमें से कई ऐसी है कि जो उन्होंने लेख नहीं लिखे हैं बल्कि हमने उनसे बातचीत की है। ये ध्रुपद बंधु, उमाकांत गुंदेचा, रमाकांत गुंदेचा, इनमें भी अब एक लोग हैं। 2021 से कितना समय है ये हो चुका, ये जो है कि उनका एक आलेख है, और भी कई आलेख हैं। अल्पना वाजपेयी हैं जो मशहूर कथक नृत्यांगना हैं, और उदयन जी की धर्मपत्नी है, उनका एक लेख है। डॉक्टर महेश चंपकलाल का लेख है। कला समीक्षक, वरिष्ठ कला समीक्षक मंजरी श्रीवास्तव का लेख है। तो ये कुछ इसमें जो लेख हैं, सब लोगों ने अपने अपने ढंग से अशोक वाजपेयी के संस्कृति कर्म को देखा है। तो और इसका जो प्रकाशन, जैसा कि हमने बताया कि अशोक जी के 80वीं वर्षगांठ पर इसका हुआ था। तो ये जो है एक अंश और हम इसमें से पढ़ना चाहेंगे कि ये, और इस किताब की एक और खासियत थी। इस किताब का संस्कृति कर्म के साथ साथ एक बड़ी विडंबना भी है, जिसकी की ओर हमने यहाँ ध्यान आकर्षित किया है कि पिछले हम कुछ वर्षों में देखे, 10-15 वर्षों में देखे, तो हिंदी की एक बड़ी गैलेक्सी जो हमारे बड़े साहित्यकार थे, उसमें अब अशोक वाजपेयी को अगर छोड़ दिया जाए, एक आध और लोगों को छोड़ दिया जाए, तो जो हमारे जो पुराने जो वरिष्ठ जन थे हिंदी के, एक एक करके पिछले 15 साल में कई लोगों का निधन हो गया। ऐसे समय में अशोक वाजपेयी की उपस्थिति सचमुच एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है कि उसकी तरफ हमने इसमें इशारा किया है कि हिंदी का दुर्भाग्य है कि पिछले 1.5 दशकों में हमारे तमाम मूर्धन्य लेखक, कवि, बुद्धिजीवी, नाम ब्रैकेट में नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, कुंवर नारायण, विष्णु खरे, कृष्णा सोपती, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल, प्रभाष जोशी आदि साथ छोड़ गए, जिनकी रचना व सामाजिक जीवन में उनकी सक्रियता से हिंदी विचार और संस्कार की भाषा होने का गौरव पाती थी। इनमें नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर का जाना इस मायने में एक बड़ी क्षति है कि अशोक वाजपेयी की तरह इन तीनों की हैसियत भी हिंदी के सार्वजनिक बुद्धिजीवी की थी, जो मौजूदा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मसलों पर न केवल लिखते थे बल्कि सार्वजनिक मंचों पर भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते थे। इनमें नामवर सिंह ने तो लिखना बनकर पूर्ण रूप से हिंदी के सार्वजनिक विचारक बुद्धिजीवी की भूमिका अख्तियार कर ली थी। नामवर, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर की त्रयी के बाद अशोक वाजपेयी को विचार और संस्कार वाली हिंदी के आखिरी प्रवक्ता के रूप में भी देखा जा सकता है। दूसरी बात, इन तीनों की तुलना में अशोक वाजपेयी की भूमिका इस मायने में थोड़ी अलग और कुछ मामलों में अद्वितीय भी है कि उनके एजेंडे में चूंकि राजेंद्र यादव, नामवर सिंह, कमलेश्वर, इनकी जो गति थी वो राजनीति, संस्कृति और विचार में, कलाओं पर उनका उस तरह से अध्ययन या चिंतन मनन नहीं था। तो इस मायने में अशोक जी की भूमिका बड़ी है कि उनके एजेंडे में साहित्य, समाज, राजनीति के समानांतर संस्कृति कर्म, सांस्कृतिक साक्षरता की बराबर अहमियत रही है। तो इसमें उनका जिक्र भी है इस किताब में। इस किताब की तैयारी के दौरान श्याम मुंशी और रमाकांत गुंदेचा कोरोना की महामारी के दौरान हमसे बिछड़ गए। तो ये प्रसंग है। इस लिहाज से चूंकि ये संस्कृति कर्म पर जो अशोक जी की किताब है, इसकी अपनी इस लघु पुस्तक की अपनी एक अहमियत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मेरे द्वारा संपादित पुस्तक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रसंग है, जैसे श्याम मुंशी ने एक ऐसा इसमें प्रसंग दिया हुआ है कि कोई एक जो ध्रुपद मिला हुआ था, तो उसमें कोई एक बहुत पुराने जो गायक है जो कहीं बहुत छोटी जगह में रहते थे। तो जब वो कार्यक्रम खत्म हो गया तो उनको लगा कि इतना मान सम्मान मिला, जो आमतौर पर अगर कोई सांस्कृतिक दृष्टि संपन्न कोई अगर उस समय भोपाल में थे अशोक जी, और मेरा ख्याल है वहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के नाते वो वहाँ संस्कृति सचिव थे, तो
वो जिस तरह से वो आयोजन हुआ द्रुपद मेला का, उसके बाद का श्याम मुंशी जी एक उदाहरण देते हैं कि वो अपने नाती के साथ, नवासी के साथ उनके ऑफिस जाते हैं और कुछ मेरा ख्याल है कि कांसे के बर्तन होते हैं, वो उन्हें कैसे ले जाकर अशोक जी को भेंट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे किस्से जो हैं अशोक जी से जुड़े हुए हैं। और ये सारी बातें कहने के साथ साथ हम यह कहेंगे कि जैसे कि अभी मंजीत बाबा पर हमने एक किताब संपादित की है प्रयाग शुक्ल जी की, और उसमें ये क्या कहा जाता है कि विनोद जी हमारे साथ जुड़े, उनका एक लेख है, तो उसमें इस बात की वो मंजीत बाबा चर्चा करते हैं कि मैंने कला की राजनीति कम नहीं की है। तो उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि अशोक जी की अपनी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और उन्होंने भी कला और साहित्य की कोई राजनीति कम नहीं की है। जी जी। जी अर्पण जी। हाँ हाँ, हाँ आप कंटिन्यू करें अभिषेक जी, आप जी। अपनी बात हाँ रखें, आप आगे और अच्छा। कुछ। हाँ जी, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ हाँ, हम बोलना चाहेंगे। तो इस तरह के इस किताब में अलग अलग, चूंकि ये साहित्य के इसमें जो है कि इसमें साहित्य के लोग, अगर इसमें प्रयाग शुक्ल जी को छोड़ दिया जाए तो इस किताब में जिन लोगों ने लिखा है या जिनसे बातचीत हुई है, तो वो सारे लोग जो हैं कि वो लोग कला से या संस्कृति कर्म से जुड़े लोग हैं, जिन्होंने ये बातचीत भी की है, जिनसे हमने बातचीत भी की है और जिन्होंने लेख भी लिखे हैं। इसी तरह यह ख्याल आता है कि प्रेरणा श्रीमाली जी का जो हमने इंटरव्यू किया, जिसको फिर हमने लिखा और इस किताब में है, तो प्रेरणा श्रीमाली जी बताती हैं कि उस समय वो बिल्कुल, अब समझिए कि न्यू कमर थी, कलाकार थी, और उसमें वो जो है कि अशोक जी की चिट्ठी उनको मिलती है, उसमें इसका पूरा वर्णन है कि कैसे उनकी चिट्ठी मिलती है कि खजुराहो जैसे खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य उत्सव में भागीदारी के लिए उनको चिट्ठी मिलती है। और अशोक जी यह भी लिखते हैं उसमें कि चूंकि ये जो मध्य प्रदेश जो है यह एक हिंदी भाषी प्रदेश है, तो अगर आप अपने नृत्य को कहीं ना कहीं हिंदी के किसी कवि से, अगर कवि की कविता से अगर जोड़े, तो लोग ज्यादा उससे जुड़ पाएंगे। और बल्कि अशोक जी यह भी लिखते हैं, क्योंकि उस समय प्रेरणा श्रीमाली जी दिल्ली में हैं, कथक केंद्र में मेरा ख्याल है वहां से हैं। तो अशोक जी यह भी लिखते हैं कि इस बारे में अगर कोई चर्चा करनी हो, कोई बातचीत करनी हो, तो फला से फला तारीख तक हम दिल्ली में होंगे और यहाँ मध्य प्रदेश निवास या भवन में हम ठहरेंगे, तो इसके बारे में और अगर आपको कुछ क्लियर होना हो तो आप हमसे मिल भी सकती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई नौकरशाही में भी अगर कोई कवि हो तो वो कितना संवेदनशील हो सकता है। आमतौर पर कई बार यह होता है कि हम देखते हैं कि कई राज्यों में होता है कि जिसको कोई अब किसी राज्य का नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमने यह भी देखा हुआ है कि कोई 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 मटेरियल ये का या कोई दूसरा विभाग ठेकेदारी का विभाग देख रहा है और प्रमोशन पाकर वो संस्कृति विभाग में आ जाता है, तो उससे आप क्या अपेक्षा करेंगे। तो जहां तक संस्कृति का मामला है, तो वो तभी कहीं कुछ बड़ा हो सकता है, शायद इसीलिए भारत भवन, जिसमें अशोक जी का एक अभूतपूर्व योगदान रहा, उस समय भारत भवन, आज तो खैर वो इस स्थिति में नहीं है। अशोक जी ने भी अभी कहीं एक हमने इंटरव्यू देखा तो इस बात को लेकर दुखी हैं। दो इंटरव्यू में उन्होंने भारत भवन की दुर्दशा को लेकर दुख प्रकट किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली आने के बाद और रिटायर होने के बाद मैं भोपाल जाकर इसलिए नहीं रहा कि मैं भारत भवन की दुर्दशा नहीं देख सकता था भोपाल में रहकर, कि चूंकि उसमें उनका अपना एक बड़ा योगदान रहा था भारत भवन के निर्माण में, उसकी स्थापना में, वैचारिक रूप से लेकर हर रूप में। तो और दूसरा एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि अगर ये भारत भवन अगर दक्षिण भारत में होता तो उसकी इस तरह की दुर्दशा नहीं होती जिस तरह की दुर्दशा आज है। कभी वहां स्वामीनाथन थे, इतने सारे थे, हर विधा के बाबा कारंत थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद जो है या फिर भारत भवन से जो लोग जुड़े हुए थे, आज वो पूरा परिदृश्य नहीं है। तो निश्चित रूप से
और इसमें यह भी है, एक लेख में है कि कैसे उन्होंने उस वीआईपी कल्चर को, जैसे कि अगर कोई सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है तो उसमें था कि वो जो टिकट लेना होता था सब लोगों को, उसमें कोई मंत्री हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो या कोई आम आदमी हो, संस्कृति के क्षेत्र में सब बराबर है। तो सबको बहुत मामूली उसकी रकम हुआ करती थी, उसकी टिकट लेकर लोग देखते थे। तो उसमें यह भी जिक्र है कि कुछ मंत्रियों को, कुछ जो नौकरशाह उनको वो नागवार गुजरा है कि चूंकि नौकरशाही और जो हमारे राजनीति है उसका चरित्र तो हम सर्वत्र देख ही रहे हैं, उसका जो वीआईपी कल्चर है, अपने आप को आम आदमी से थोड़ा ऊपर समझने, थोड़ा क्या बहुत ऊपर समझने की जो प्रवृत्ति है। तो बाद में जब इसका विरोध शुरू हुआ तो फिर अशोक जी ने ये रास्ता निकाला कि टिकट हटा दिया और उसमें यह कर दिया कि ये सीट सारे जो होंगे किसी भी सांस्कृतिक आयोजन में, ये सब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होंगे। इसका मतलब है टिकट तो हट गया, लेकिन जो पहले आया वो पहले आकर सीट पर बैठेगा। आप कितने भी महत्वपूर्ण चाहे राजनेता हो चाहे नौकरशाह हो, अगर आप देर से आते हैं तो आप पीछे बैठेंगे। तो ये एक एक संस्कृति कर्म में एक संस्कृति कर्मी के रूप में इस तरह का की दृष्टि रखना कि सब लोग जो भी हों, जो भी साहित्य रसिक हों, संस्कृति रसिक हों, कला रसिक लोग हैं, वो सब बराबर हैं, चाहे वो कोई नौकरशाह हो, कोई राजनेता हो, कोई बड़ा सेठ हो या कोई आम आदमी हो। अगर उसकी संस्कृति में रुचि है और वो कहीं से चलकर अपना समय देकर पहले आ रहे हैं, तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये सीटों का ये किया। तो ऐसे तमाम प्रसंग, एक प्रसंग यह भी है जो हमारे साक्षात्कार से जुड़ा है कि उस समय तो मेरा ख्याल ये 23 साल पहले की बात है। तो उसी दौरान उनका एक कथा देश में भी उनका एक इंटरव्यू छपा था, मेरा ख्याल है 6 महीने साल भर पहले। तो इंटरव्यू हमने पढ़ा हुआ था, उसमें अशोक जी ने यह कहा हुआ था कि यूं तो जीवन में कई रूपों में मैं अलक्षित रहा हूं, लेकिन कवि के रूप में भी अलक्षित हूं। तो उन्होंने यह भी कहा था उसमें, मेरा ख्याल है कि मंगलेश जी का और अपने कई लोगों का, नामवर जी का कई लोगों का, कि उन्होंने चर्चा की थी कि ये लोग जब निजी रूप में हमसे मिलते हैं तो मेरी कविताओं की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन लेकिन कभी मेरी कविताओं पर कोई आलोचना या कोई टिप्पणी या कोई समीक्षा लिखना कभी जरूरी नहीं समझते। तो हमने ये उनसे पूछा कि आप इसका क्या कारण मानते हैं, क्या आपको ये लगता है कि भैया कवि के रूप में आपकी कविताएं कमजोर हैं, या यह है कि भैया कोई राजनीति है। तो चूंकि आपने इस चीज को खास तौर से इंगित किया हुआ है कि अलक्षित कवि के रूप में, यूं तो कई रूपों में जीवन में अलक्षित रहा हूं, लेकिन कवि के रूप में भी अलक्षित हूं। तो कवि के रूप में लक्षित होने की जो चाह अशोक जी की है, तो उस समय उन्होंने बड़ा सहजता से इस चीज का जवाब दिया कि मेरी कई भूमिकाएं रही है। एक तो मेरी बड़े भारी आयोजक की भूमिका रही है, एक आलोचक के रूप में मेरी एक भूमिका रही है, एक संस्कृति कर्मी के रूप में मेरी भूमिका रही है, और एक कवि के रूप में मेरी भूमिका रही है। तो कई बार यह भी होता है कि मेरे आयोजक पक्ष से जो लोग नाराज होते हैं वो मेरी कविताओं पर बातचीत नहीं करना चाहते। जो लोग जो लोग यह भी है कि आलोचक के रूप से नाराज होते हैं कि भैया आपने हम पर नहीं लिखा, तो या ऐसा लिखा, वो लोग भी वो लोग भी मेरी कविता की चर्चा करना जरूरी नहीं नहीं समझते। तो इस तरह से बात है। और कई बात है कि इसमें एक जिरह भी है, इन्होंने जो कहा हुआ था कि भैया अगर हम कविताओं में देखें, आपके रीतिकालीन कविताओं का कोई एक संदर्भ था कि वहां भी जो राज इसमें थे कि हाँ कि उन्होंने कहा है कि हाँ, जैसे कि ये बातचीत है मेरी अशोक जी से कि जैसे आज हमारा सामाजिक जीवन राजनीति के व्यापक प्रभाव से आक्रांत है। जिस ढंग से राजनीति आम जन तक पहुंचती है, आम सभा धरना प्रदर्शन के जरिए, उसके बरक्स लेखकों कलाकारों को आम आदमी के बीच पहुंचने के रास्तों की तलाश क्यों नहीं करनी चाहिए। तो वो एक अच्छा जवाब देते हैं अशोक जी कि राजनीति का अपना शास्त्र है, तंत्र है, अपनी युक्तियां हैं, उसके बरक्स साहित्य और कलाओं का अपना शास्त्र है, युक्तियां हैं। राजनीति दीर्घकालिकता का कितना भी छद्म करे, लेकिन यह तय है कि
वह आज और अभी पर केंद्रित है। इसके विपरीत साहित्य और कलाएं अल्पकालिकता का छद्म जरूर कर लें कि वे अभी और आज पर केंद्रित हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। साहित्य और कलाओं की भूमिका दीर्घकालिक है। तो ये अशोक जी का है। हाँ, इसमें जो आगे जो हम बताना चाहते थे, जैसे अगला मेरा सवाल है कि क्या बदलते दौर के साथ साहित्य और कलाओं की भूमिका नहीं बदलनी चाहिए? तो अशोक जी कहते हैं कि समय के साथ साहित्य और कलाएं खुद अपनी भूमिका बदलते हैं। पहले भी साहित्य कलाएं, खास तौर से साहित्य, राज का प्रतिपक्ष था, आज भी है। असल में साहित्य, कला, कविता के संदर्भ में यह बात बहुत मोटी बुद्धि से समझा गया है। रीति काल, जो अभी हमने कहा, जहां तक हम जाना चाहते थे, रीति काल में राजाश्रय में रहे कवियों की आलोचना की जाती है, लेकिन गहराई से देखें तो राजाश्रय में रहकर भी उन कवियों की कविताओं में राज की आलोचना के ये संकेत हैं। तो फिर हमने काउंटर क्वेश्चन हमने किया कि वह आलोचक तो निंदक नियरे राखिए जैसा मामला भी हो सकता है, लेकिन राजाश्रय में रहकर राजाश्रय से सुविधाएं, पद, पुरस्कार, सम्मान पाकर प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना भला कैसे संभव है? ये मेरा सवाल था। तो अशोक जी का जवाब है कि आज के संदर्भ में बात करें तो लोकतंत्र में वैसे भी सत्ता का कोई केंद्रीय स्वरूप नहीं होता, जैसा कि राजशाही में। राज से पुरस्कार या सम्मान प्राप्त करने का यह अर्थ नहीं कि सत्ता के हाथों बिक गए। किसी भी समाज में साहित्य और सत्ता का संबंध बहुत जटिल होता है। साहित्य सत्ता से आध्यात्मिक और भौतिक दूरी लेखक के लिए जरूरी है, और लोकतंत्र में इसकी सबसे ज्यादा गुंजाइश है। तो ये एक उस समय के 23 साल पहले लिया हुआ इंटरव्यू है। तो इस पे भी इस तरह के कई कई प्रसंग हैं जिससे अशोक वाजपेयी के व्यक्तित्व को समझने में मदद मिलती है। उनके बारे में एक किस्सा और उसके बाद उनकी कविता ये सुनाकर हम अपनी बात खत्म करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक एक कलाकार हैं, उन्होंने, यहाँ नाम लेने का ये नहीं है, तो इससे वो समझा जा सकता है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत कमियां कमजोरियां जो भी रही हो, लेकिन उनमें प्रतिभा को लेकर क्या आकर्षण या प्रतिभा को लेकर क्या सम्मान है। तो अब किसी ने किसी पत्रिका में अशोक वाजपेयी जी की कविताओं पर एक बहुत आलोचनात्मक लेख लिखा, बुरी तरह उनकी कविताओं की, मतलब एक तरह से जिसको कहा जाता है कि धज्जी उड़ा देना, उस टाइप का उन्होंने लेख लिखा। लेकिन उस लेख की खासियत यह थी कि वो बड़ा तार्किक ढंग से वो लेख लिखा गया था। ये एक बड़े कलाकार ने भोपाल में मुझे यह किस्सा सुनाया, जो उनके बहुत करीब रहे हैं अशोक जी के। अशोक जी को जब पता चला तो वो किसी वो सागर या कहीं और वहाँ किसी छोटे से होटल में वो मैनेजर हुआ करते थे। तो अशोक जी ने बोले कि ये तो बड़ा प्रतिभाशाली है और ये क्या है, तो पता लगाया तो ये है। तो उन्होंने कहा कि इसको तो शायद, मेरा ख्याल है उस समय पूर्वाग्रह वो पत्रिका निकाल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उसको तो वो वहाँ होटल में क्या कर रहा है, उसको तो पूर्वाग्रह के संपादकीय विभाग में होना चाहिए। और फिर उनको वो लाए भी शायद संपादकीय विभाग में। तो यह ठीक है कि एक उनका बहुवचनात्मकता का उनका आग्रह रहा है, और ये आग्रह हमेशा रहा है कि उन्होंने बहुत सारे इस तरह के आयोजन भी किए। एक आयोजन में तो अपन थे जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, मेरा ख्याल है कि शायद 1.5-2 दशक पहले हुआ था। तो उसमें उन्होंने इस तरह का आयोजन था कि उसमें साहित्यकारों को भी उन्होंने बुलाया और प्रदर्शनकारी और दृश्य कलाओं के बहुत सारे कलाकारों को बुलाया कि एक आपसदारी। तो यह भी बड़ी बात है कि वो हमेशा इस चीज की कोशिश भी करते रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारी कलाओं और ये क्या कहते हैं ललित कलाओं के बीच, साहित्य के बीच एक आपसदारी का भाव विकसित हो। जी जी, शुक्रिया अभिषेक जी। और मित्रों, हमने अभी विस्तार से अभिषेक जी को सुना और किस तरह से एक महत्वपूर्ण पुस्तक तैयार हुई और उसमें क्या चीजें हैं और उन सामग्री के माध्यम से किस तरह अशोक वाजपेयी जी का जो संस्कृति कर्म है खास तौर से वह हम सभी के सामने आता है। इसकी एक झांकी आपने अभी सुनी। यही वह पुस्तक है जिसकी चर्चा अभिषेक
कश्यप जी कर रहे थे। अथक अशोक, अशोक वाजपेयी के संस्कृति कर्म पर एकाग्र। तो इससे जुड़ी और कुछ दूसरी बातें बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी लेखक से जुड़ते हैं उससे पहले उसके टेक्स्ट से भी हमारा जुड़ाव होता है, उसके लिखे हुए का हमारे चेतन अवचेतन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। अभिषेक जी ने यह बात भी अशोक वाजपेयी जी की कविताओं के संदर्भ में हमारे साथ साझा की। साथियों, अब हम लेखक और कला मर्मज्ञ विनोद भारद्वाज जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं अशोक जी की दुनिया को, क्योंकि विनोद भारद्वाज जी का परिचय अशोक जी के साथ उनकी संगति लगभग 55 वर्षों की है। 5.5 दशकों से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, साथ में कुछ यात्राएं हैं, पत्राचार हैं और ऐसे कई प्रसंग हैं जो आज हम विनोद जी से सुनना चाहेंगे। जी, स्वागत विनोद भारद्वाज जी। हाँ, अर्पण जी नमस्कार। अभिषेक जी जी ने काफी कुछ अच्छा बोले अशोक जी के बारे में। मैं कुछ एक बड़ा अजीब संयोग है कि जब मैं 18 साल का था तो एक छोटी पत्रिका आरंभ से जुड़ा था और नरेश सक्सेना वरिष्ठ कवि जो कि अशोक जी की उम्र के ही हैं और जयकृष्ण वरिष्ठ चित्रकार वो भी उन्हीं की उम्र के हैं, इन लोगों से मेरी दोस्ती हुई। हम लोगों ने साथ मिलकर आरंभ पत्रिका निकाली। ये कल वर्याम सिंह भी उस दौर की चर्चा कर रहे थे कि आरंभ जब निकला था उन दिनों कविता का बड़ा जोर था, मतलब कविता हावी हो रही थी और कुछ अच्छे कवि भी वहां कंट्रीब्यूट करने लगे थे, जैसे धूमिल और चंद्रकांत देवपाले। तो उस वजह से वो सारा माहौल बहुत खराब कविता का, जब समित मोहन अच्छे कवि थे लेकिन वो कविता से जुड़े थे, तो इस तरह से वो उस माहौल में आरंभ जब आया उसमें संयोग कहिए धूमिल से परिचय की एक अलग कहानी है जो मैं आपके कार्यक्रम में बता भी चुका हूँ। तो इन लोगों के आने से बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि हमने जो पहला अंक निकाला था उसमें ऋतुराज की कविताएं थी, धूमिल की, राजकमल की थी, मतलब उस तरह की पत्रिका, क्योंकि उसमें कला भी थी, क्योंकि जयकृष्ण बहुत जाने माने चित्रकार और प्रिंट मेकर थे, तो हमें कुछ ऐसे रेखांकन मिले जो आमतौर पे छोटी पत्रिकाओं को मिलते नहीं हैं। तो अशोक जी से मेरा परिचय तब शायद अशोक जी 26 साल के रहे होंगे और मैं 18 साल पार करके 19वें में था। तो अशोक जी सीधी में कलेक्टर होकर गए थे, 67 की शायद बात है ये, और वो उनका साहित्य अनुराग तो जबरदस्त था ही, क्योंकि मैं सोचता था कि वो अपने कलेक्ट्री के दिनों में, अभी तो उनके आईएएस की नौकरी शायद शुरू ही हुई थी, वो इतना समय निकाल के सुबह 5 बजे लंबी लंबी चिट्ठियां लिखते थे। कई बार वो टाइप की हुई चिट्ठियां होती थी अंतर्देशीय पत्रों पर, और कई बार हाथ से लिखे हुए भी 4-4 पेज की चिट्ठियां थी। तो आप सोचिए कि एक, क्योंकि मैंने धार्मिक में एक उनका लेख पढ़ा था उन दिनों, मेरा ख्याल धार्मिक में ही छपा था, जो कि उन्होंने आगे पे लिखा था, बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए, और उनकी किताब भी आ गई थी। उनकी पहली जो कविता पुस्तक थी वो काफी चर्चित भी हुई थी और शहर अब भी संभावना है का शीर्षक तो आज भी लोग याद करते हैं। तो उस दौर में मेरा उनसे परिचय हुआ, जो कि मेरी उम्र को देखते हुए तो वो बहुत वरिष्ठ थे, लेकिन चूंकि मेरी जिंदगी ऐसी है कि सबसे वरिष्ठ कोविड मेरे दोस्त थे, विष्णु खरे दोस्त थे, और इस तरह से मेरी नरेश सक्सेना दोस्त थे, लेकिन ये सब मुझसे उम्र में बड़े थे। एक सिर्फ मंगलेश डबराल मेरी उम्र के थे। अशोक जी को मैं दोस्त तो खैर क्या कहूँ, लेकिन उनसे मेरा परिचय बहुत पुराना है, और चूंकि कलाओं से उनका रिश्ता बहुत अलग अलग कलाओं से जुड़े हैं और मैं भी जुड़ा रहा हूँ, मैं सिनेमा कला दोनों से बहुत जुड़ा रहा हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकातें आज भी अक्सर हो जाती हैं, इसलिए कि कला दीर्घाओं में वो नियमित मिलते हैं। तो ये परिचय देखा जाए तो मैं अगर 67 के पीरियड को याद करता हूँ तो मैं चिट्ठियां बहुत सहेज के रखता था। मेरे पास बहुत अच्छी चिट्ठियां थी, धूमिल की थी,
दूधनाथ सिंह की लंबी लंबी चिट्ठियां थी, जगुड़ी की थी, तो वो सारी चिट्ठियां मेरे पास सुरक्षित थी। तो जब अशोक जी वहाँ आ गए थे, ललितकला अकेडमी के चेयरमैन थे, तो मैं उनके पास एक किताब देने गया, क्योंकि उस किताब का आरंभ की चिट्ठियों की किताब थी जो नामवर सिंह ने और कुंवर नारायण ने और जयकृष्ण ने दिल्ली के एक फंक्शन में रिलीज की थी। तो मैं उनको, तब अशोक जी उस दिन दिल्ली में नहीं थे, तो मैं उनको किताब देने गया। तो उन चिट्ठियों को देखकर वो बहुत चौंके, क्योंकि वो शायद भूल गए होंगे कि मैंने इतनी लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी थी कभी। लेकिन वो चिट्ठियां बहुत गंभीर हैं, मतलब वो एक तरह से कई तो लेख ही हैं लगभग, जैसे कोई काव्य चर्चा हो रही है या किसको छापो, कैसे, कौन ठीक रहेगा, या आलोचना भी बात है उसमें, आरंभ की भी आलोचना है। और एक जगह उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यहाँ की सीधी की वन सुषमा बहुत अच्छी है, आप आइए यहाँ। तो मतलब एक एक मित्रता हो गई, जो कि अजीब तरह की मित्रता थी, क्योंकि मैं कभी उनसे मिला नहीं था, पत्र व्यवहार थे, लेकिन आरंभ के अंकों में उन्होंने लिखा भी, और आरंभ को लेके काफी उनके, चूंकि उन चिट्ठियों से ही लगता है। बाद में जब अशोक जी ने उन चिट्ठियों को पढ़ा, बाद में वर्षों बाद, तो उन्होंने अपने कॉलम में भी कभी कभार में भी जिक्र किया था आरंभ की इन चिट्ठियों का, उस दौर का। दूधनाथ सिंह ने जब वो चिट्ठियां पढ़ी इतने लंबे अंतराल के बाद, तो उन्होंने मुझे फोन किया था, ये तो कमाल की चिट्ठियां हैं। आज ईमेल के दौर में और व्हाट्सएप के दौर में ऐसी चिट्ठियां कौन लिखेगा। तो मुझे वो जो जमाना था उसमें अशोक जी की अचीवमेंट उस उम्र में काफी थी। वो काफी अंतर्राष्ट्रीय कविता और कला, इन चीजों से उनका अच्छा संबंध था। और धीरे धीरे हम लोग, मैं दिल्ली आ गया तो उनसे भी मुलाकातें होने लगी। फिर भोपाल में जब उत्सव कार्यक्रम शुरू हुए, शायद 73, 74 की बात है, तो मेरा कई बार जाना हुआ वहाँ। भारत भवन तो बहुत बाद में बना, और उन दिनों रघुवीर साहब मुझसे कहते थे भाई आप जाइए। मुझे याद है एक बार शुरू शुरू में कार्यक्रम हुआ था, उसमें श्रीकांत जी भी गए थे, और श्रीकांत जी और मैं किसी होटल में, बिल्कुल भोपाल के स्टेशन के पास ही एक छोटा सा होटल था। तो उस तरह से मैंने देखा कि जो उत्सव जो होते थे उन दिनों, उनकी याद मुझे इसलिए ज्यादा है कि अलग अलग छोटे छोटे शहरों में मध्य प्रदेश के वो उत्सव होते थे, जिसमें कलाएं तमाम तरह की, संगीत था, नृत्य था, उसमें काव्य पाठ भी होता था। और मुझे कई बार मौका मिला बहुत बड़े बड़े कवियों के साथ बैठ के कविता पढ़ने का। जैसे बिलासपुर में श्रीकांत जी के साथ कविता पढ़ी, सौमित्र मोहन भी थे। वहाँ उज्जैन में तो आप सोचिए, शमशेर जी, रघुवीर साहब के साथ मैंने कविता पढ़ी थी, और नरेश मेहता के साथ एक बार हमने रीवा में कविता पढ़ी थी। तो ये वो जो इनकी योजनाएं थी, आज उस तरह की योजनाएं करने वाले लोग हैं नहीं, क्योंकि अब अभी भी उन्होंने युवा कार्यक्रम जो शुरू किया है, वो कई तौर से मेरा ख्याल है कि इवन सीनियर राइटर्स को बहुत मौका मिलता है। मुझे याद है जब युवा शुरू हुआ था, तो विष्णु खरे बंबई से खासतौर से आए थे, उनको शायद बुलाया गया था, एक मतलब देखें, आकर सुने, युवा लोगों से संवाद करें। खुद मैं भी कई बार उनके इन कार्यक्रमों में बैठ कर बहुत यंग लोगों से बातचीत, उनसे संवाद होता है। तो उस तरह की उनकी अचीवमेंट्स है। देखिए अभी जैसा इन्होंने कहा, अभिषेक ने, कंट्रोवर्सी तो वो तो अपनी किताब के फ्लैग पे लिखते थे उन दिनों कि विवादास्पद संस्कृति कर्मी। वो खुद ही मतलब अपने को कंट्रोवर्सी का मतलब अपने परिचय में ही उसका एक हिस्सा था। तो इसलिए इसको लेके मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी, विष्णु खरे बहुत कंट्रोवर्शियल थे। अगर अजात शत्रु टाइप के लोग हैं तो शायद कुंवर नारायण को मैं कह सकता हूँ, लेकिन अदरवाइज तो जो ये मैं अभी विमल कुमार जी से केदारनाथ से भी, में बात विनोद जी, बोली, केदारनाथ सिंह जी को भी अजात शत्रु में लोग गिनते हैं, केदारनाथ सिंह जी को। वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मतलब वो जो एक, देखिए केदार जी के बारे में मैंने तो लिखा भी है यादनामा में अशोक जी का जो, लेकिन मैं समझता हूँ अशोक जी ने जो गुस्सा दिखाया था वो सही था, क्योंकि वो लॉजिस्टिक, देखिए वो सीनियर पोइट थे, ठीक था, उनका हम सम्मान करते हैं और हम उस समय भी करते थे, लेकिन कभी कभी आपको कुछ बातें कहनी पड़ती हैं ऐसा। अब क्योंकि वो दौर ऐसा था, आज आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोग आपस में बैठते थे,
शामें गुजारते थे, सो कॉल्ड रस रंजन, जो कि अशोक जी का ही शब्द है, उसका लाभ उठाते थे। मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, एक बार कुंवर नारायण ने मुझे एक बहुत पुरानी कियांटी जो वाइन होती है, इटली की बड़ी प्रसिद्ध वाइन, वो एक बहुत बड़ी बोतल थी, उन्होंने मुझे दी। फिर मैं दिल्ली ले आया, क्योंकि कुंवर जी तो पीते नहीं थे। तो यहाँ पर मैंने नामवर जी, विष्णु खरे, अशोक वाजपेयी और एक आध लोग और थे, उनको कहा कि आप क्यांति पीने आइए मेरे घर पर, क्योंकि कुंवर जी ने दी है। तो वो क्यांति जो है उसका कॉर्क बरसों रखे रखे गल गया था, तो वो कॉर्क अंदर चला गया, और वो छान करके जो उस दिन की शाम थी, तो इस तरह की शामें उन दोनों, आप बड़े लेखकों, नामवर जी के साथ तो हम लोग की शामें अद्भुत हैं, जिन पर एक अलग से किताब लिखी जा सकती है। और विष्णु खरे तो वैसे ही कंट्रोवर्सी के सम्राट थे। और उन यादों को मैं देखता हूं तो देखिए, पहचान पत्रिका का भी एक उल्लेख आप देखिए कि उस सीरीज में हम लोग आरंभ में जो चीजें शुरू कर रहे थे, वो धीरे धीरे फिर उधर उनके पास ज्यादा सुविधाएं भी थी। कला परिषद की पत्रिका शुरू हुई, फिर रजा को मैं पहली बार कला परिषद के आयोजन में ही देखा था। और उसके बाद मैं जब 1980 पेरिस गया, तो मैंने अशोक जी को कहा कि एक चिट्ठी लिख दीजिए उनके नाम, ताकि थोड़ा परिचय रहेगा। तो मैं पहली बार उनसे 1980 में रजा को पेरिस में मिला, और उनके पत्र के साथी, बल्कि पंकज सिंह मेरे साथ हो गए, उन बोले मैं भी चलता हूँ। तो वहां पर हम बहुत अच्छा समय बीता था। और बिंदु सीरीज रजा की तब शुरू हुई थी, मतलब उन्हीं दिनों में जब मैं गया था। तो उस तरह से एक लंबा सिलसिला है, क्योंकि ये सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता है कि इतने लोगों के साथ आपको बैठने, और ये भी नहीं है कि हम लोगों में हमेशा सहमति रही हो, या मतलब अक्सर विष्णु खरे, मैं तो इस पर लिख भी चुका हूँ कि विष्णु खरे ने एक बार मुझे कहा, क्योंकि विष्णु खरे तो ड्रामा करने के माहिर थे, और उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या हो गया अशोक जी, तुमसे नाराज कुछ क्यों है? मैंने कहा विष्णु जी, आप चिंता ना करें, जब तक अशोक जी अपने जन्मदिन की पार्टी में मुझे बुला रहे हैं, तब तक वो नाराज नहीं है। मैंने कहा कि इसको लेकर आप इतना वो ना कीजिए। तो वो, ये मतलब जाहिर है कि वो मेरी हर चीजें पसंद क्यों करेंगे, या मैं उनकी हर चीज क्यों पसंद करूंगा। लेकिन इससे किसी की व्यक्तित्व को, देखिए उनकी कविता को लेके भी मेरा मानना है कि उनकी कविताएं अपने ढंग की अच्छी कविताएं हैं, उसको अननेसेसरी उस पर एक, अब देखिए जैसा कि अभी अभिषेक ने भी कहा, एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कई विधाओं से आप जुड़े होते हैं जब, तो कई बार आपके रूप अलग अलग ढंग से हैं। जैसे मैं सिनेमा और प्रयाग जी के साथ भी ऐसा ही होता है कि कला और सिनेमा में हम लोग का योगदान ऐसा है जो कि बहुत लोग इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो कई बार हमारे दूसरे रूप जो है दब जाते हैं, तो हमारी पहचान ज्यादा दूसरे रूप में हो जाती है। लेकिन भारत भवन और इवन आज भी रजा फाउंडेशन के दौर में भी बहुत सी चीजें उनकी आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन कुछ बड़े काम तो किए हैं। जैसे मेरा ख्याल है रिचर्ड बार्थोलोम्यू की जो कला समीक्षा का जो संकलन आया था, उसमें रजा फाउंडेशन ने सहयोग दिया था काफी। तो वो इस तरह की किताबें, इस तरह की चीजों को सपोर्ट करना, या जब हमने स्वामीनाथन की फिल्म बनाई थी, उसमें अशोक जी ने काफी सहयोग दिया और बोले भी उसमें, इसके अलावा कविताएं पढ़ी। और ऑक्टेवियो पास की अंग्रेजी में कविता थोड़ा मुश्किल काम था, तो उसको भी उन्होंने बहुत सहज रूप से किया। तो यानी मेरा मतलब बेसिकली, देखिए लिटरेचर में एनिमिटी नहीं होनी चाहिए, वाद विवाद संवाद हो सकते हैं। खरे साहब तो इस मामले में माहिर थे, वो अशोक जी के बारे में भी मुझे कई बार चिट्ठियों में बड़ी अनाप शनाप बातें भी लिखते रहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अशोक जी को, मतलब वो तो दोस्त थे उनके, दोनों एक ही उम्र के हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि हमने इतना लंबा समय देखा है, और आज भी कभी किसी प्रदर्शनी में दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक यादों का एक लंबा सिलसिला है। अब क्या किसको कंट्रोवर्सी वाली जहां तक बात है, मैं समझता हूँ भारत भवन में जो कुछ हुआ है, आज तो खैर वो क्या हो पाएगा, वो तो जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। मुझे याद है, मुझे कृष्ण बलदेव वैद ने एक बार युवा कार्यक्रम में बुलाया था, जहां हम लोग दूसरी भाषाओं के, उड़िया, दूसरी भाषाओं के लेखक भी थे, लेखिकाएं थी,
तो वहां पर रघुवीर साहे पे एक बहुत बड़ा अच्छा, क्योंकि रघुवीर साहे का आयोजन शायद तब तक अशोक जी जा चुके थे वहां से, लेकिन 80s में उनका काम जो वहां हुआ है स्वामीनाथन के और कारंथ, इन सब लोगों के कारण, विजय मोहन सिंह, मैं समझता हूँ ऐसा काम कभी भारत भवन पे एक बहुत अच्छी किताब लिखी जा सकती है, उसके सारे बनने, उसके साथ उसकी यादों को लेकर, जैसे अभी अज्ञे की जीवनी आई है, उस तरह की एक बड़ी किताब भारत भवन पे भी बनाई जा सकती जी जी बिल्कुल। है। आप अर्पण जी को चिट्ठी का अंश पढ़ दीजिए। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूं। तो ये जो आरंभ को मिली चिट्ठियां हैं, और आरंभ के माध्यम से उसके संपादक विनोद भारद्वाज जी को मिली हुई चिट्ठियां हैं अशोक वाजपेयी जी की। उनमें से कुछ एक को हम लोग यहाँ पर आज पढ़ते हैं। प्रयाग शुक्ल जी की टिप्पणी आ रही है विनोद जी कि रिचर्ड के उल्लेख से खुशी हुई, रिचर्ड का काम बहुत बड़ा है। यहाँ मैं एक प्रयाग जी का ही संस्मरण सुना दूं, छोटा सा। हाँ मुझसे दिनमान में हम लोग क्योंकि रहते थे साथ साथ, अगल बगल बैठते थे, उन्होंने कहा कि अशोक का बस चले तो हर घर के ऊपर एक कवि बैठा दे। मतलब वो बेसिकली जो उनका पोइट्री को लेके एक गहरा ऑब्सेशन लगाव था, तो ये प्रयाग जी ने मुझे बहुत कहा कि भाई उसका बस चले तो वो तो हर फ्लैट के, मतलब हर घर के ऊपर एक कवि बैठा दे। क्या बात है जी। और साथियों, हम उन पत्रों को पढ़ेंगे, मगर उसके पूर्व क्यों नहीं उसकी एक झलक देखते चलें। बड़े ही साफ ढंग से वे चित्र विनोद जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। ये वे चित्र हैं, ये वे पत्र हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बेहद साफ। और एक बार देख लेते हैं, इसके बाद पहले ही पत्र से शुरुआत करते हैं। विनोद जी, आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ूं? नहीं नहीं, आप ही पढ़िए। जी जी, पढ़ता हूं। पहले हम इसे सिलसिलेवार एक बार देख लें। ये पत्र भोपाल और सीधी से लिखे हुए पत्र हैं, और वर्ष की चर्चा विनोद जी ने की ही। 1967, 68 और 69 भी है, 69, 68, 67। तो पहला ही पत्र आप के स्क्रीन पर, और मैं उसको पढ़ता भी हूं। अशोक वाजपेयी जी भोपाल से यह पत्र लिख रहे हैं विनोद भारद्वाज जी को। प्रिय भाई, माफ कीजिएगा, इसको मैं वापस यहां ले आऊं जी। प्रिय भाई, आरंभ का नया अंक दिल्ली में मिल गया था। तभी चाहता था कि आपको बधाइयां भेजूं, लेकिन कुछ आलस्य, कुछ भाग दौड़ में रह गया। उसकी वहां काफी चर्चा थी। सभी मान रहे थे कि आरंभ समकालीन कविता की सबसे उत्तेजक और श्रेष्ठ पत्रिका है। यहां तक कि एकाध प्रमुख कवियों ने भी यह स्वीकार किया, हालांकि वे अपनी पत्रिका को साहित्यिक पत्रकारिता का बिल्कुल अभूतपूर्व प्रतिमान मानते हैं। कुल मिलाकर आरंभ के इस अंक का काफी अच्छा असर हुआ। यह सब बावजूद इसके कि आप उसे अपनी योजना के अनुकूल पूरी तरह से नहीं निकाल पाए। इस असर का जो सबसे उत्साहवर्धक पक्ष है वह यह कि छोटी पत्रिकाओं की भीड़ में और विवेकहीन कंफ्यूजिंग बड़बोलेपन के बीच कभी भी लोग विवेक की बात सुनने, पहचानने को, उसका आदर करने को तैयार हैं। इस असर का इस्तेमाल सूझबूझ के साथ किया जाना चाहिए। और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आप सृजनात्मक समीक्षा को लेकर एक अंक निकालने की योजना के प्रति उत्साहित हैं। सृजनात्मक समीक्षा को लेकर खासा विवाद है, लेकिन मुझे लगता है सृजनात्मकता को इस प्रसंग
में सार्थक और प्रखर बनाने के लिए इन कुछ बातों पर जोर दिया जाए तो व्यापक सहमति मिल सकेगी। एक, कविता को सिर्फ कविता की तरह देखा परखा जाना चाहिए। निहत थी अकेली कविता, उसको उसके सामाजिक, वैचारिक, राजनैतिक आशय में रिड्यूस करके उस पर निर्णय देना गलत है। दो, हर सच्चा कवि अपनी एक पहचानी जा सकने वाली लेकिन अद्वितीय दुनिया बसाता है। उस दुनिया की ठोस ढंग से खोज की जानी चाहिए। कुछ कवियों में कोई सतही साक्ष्य पाकर उन्हें एक प्रवृत्ति के दायरे में कसना गलत होगा। तीन, आलोचना का मूल धर्म निर्णय देना नहीं, कविता में, ठोस कविताओं में जो घटता है उसका उत्कट बखान करना है। चार, कविता मानवीय संभावनाओं की एक बहुत उत्कट और नाटकीय खोज है। इसलिए यह बिल्कुल संभव है कि किसी भी समय ऐसा या ऐसे कवि हों जो दूसरों से बिल्कुल अलग हों, कटे हुए हों और फिर भी महत्वपूर्ण कविता लिख रहे हों। जैसे जब आज वातावरण तथा कथित सामाजिक सच्चाई की कविता लिखने का हो, तब कोई कवि शुद्ध कविता या नितांत निजीपन की पर प्रासंगिक कविता लिख रहा हो। आलोचक को ऐसे आश्चर्यकर बिंदुओं की खोज करना चाहिए। 5, तथाकथित पीढ़ियों के संघर्ष इत्यादि की शब्दावली अर्थहीन साबित हो चुकी है और उसका इस्तेमाल बंद होना चाहिए। कवियों और कविताओं को धारणा, आंदोलन या प्रवृत्तियों के उदाहरण के रूप में न रखा जाकर उनकी अद्वितीयता में देखा परखा जाना चाहिए। 6, सार्थक आलोचना का कर्तव्य आज कुछ महत्वपूर्ण कविताएं चुनकर उनकी ठोस और आत्मस्फूर्त व्याख्या करना है ताकि उनमें निहित आशय, संगति और अर्थ स्तर उजागर हो सके। इन सब बातों को लेकर आप विशेषांक के लिए पिछले 5 वर्षों की प्रमुख युवा कृतियां चुनिए, जैसे आत्महत्या के विरुद्ध, माया दर्पण, मुक्ति प्रसंग आदि। कुछ प्रमुख कविताएं चुनिए, जैसे आत्महत्या के विरुद्ध, बुखार में कविता आदि। कुछ असंग्रहित कवि चुनिए, जैसे केदारनाथ सिंह, धूमिल, विनोद कुमार शुक्ल, कमलेश। पुस्तकों, कविताओं और कवियों पर लेख लिखवाइए। कुछ नोट्स, टिप्पणियां। व्यवस्था एकदम यांत्रिक न लगने लगे, इसलिए मुक्तिबोध की प्रासंगिकता जैसे विषय पर भी टिप्पणी हो सकती है, बल्कि श्रीकांत, केदार, धूमिल आदि से इस विषय पर बिल्कुल निजी वक्तव्य। फिर एक यह भी हो सकता है कि जिन कवियों पर अंक में लिखादी हों, उनकी एक एक नई कविता कम से कम दी जाए या उनकी श्रेष्ठ कविताओं का और इस तरह आरंभ की नजर में पिछले 5 वर्षों की श्रेष्ठ युवा कविता का चयन किया जाए। बहुत मोटे तौर पर यह हुई एक रूपरेखा। इसे आगे संशोधित और अधिक ताजा बनाया जा सकता है। मुझसे आप जो सहयोग चाहेंगे मैं बड़ी खुशी से दे सकूंगा। बिहार से पुस्तक समीक्षा की एक छोटी पत्रिका ध्वजभंग निकली है, आपने देखी होगी। मुझे वह बहुत पसंद आई। उनके एकाध आग्रहों से मैं सहमत नहीं हूं, पर उनका इरिवेरेंस
मुझे सार्थक लगा। छोटी छोटी समीक्षाएं हैं, पर पुस्तकें पढ़कर लिखी गई हैं। और इस पत्र का अंतिम अंश मैं यहां स्क्रीन पर रखता हूं और फिर हम विनोद जी को सुनेंगे। अशोक जी अपने इस लंबे पत्र में आगे लिखते हैं, प्रस्तावित विशेषांक के बारे में नरेश जी से बात कर अपने विचार जरूर लिखिए। यूं आरंभ का अगला अंक कब निकाल रहे हैं? श्री राम वर्मा के आरोप कुछ समझ में नहीं आए। आरंभ पर अभिजात्य वर्ग का होने का आरोप क्या इसलिए लगाया जा रहा है कि उसमें और जगहों की तरह तू मैं और आत्ममुग्धता न होकर सुरुचि और विवेक है? मैं सरलीकरण के एकदम विरुद्ध हूं, लेकिन आलोचना को श्री राम वर्मा जैसा समझ में ना आ सकने वाला गोरख धंधा बनाने से बचा रखना चाहता हूं। यूं श्री राम मेरे पुराने बंधु हैं, खफा होते हैं तो मजा ही आता है। पत्र दें, आपका अशोक वाजपेयी। तो विनोद जी, यह हमने पहला पत्र पढ़ा, बेहद खास। और जो बात आप कह रहे थे कि ये पत्र क्या है, पूरे के पूरे आलेख हैं और तमाम तरह के विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा है। दूसरी पत्रिका की भी चर्चा है और कुछ राय भी है एक सीनियर राइटर की ओर से आरंभ के संपादक को, आपको। तो कुछ और कहना चाहेंगे? उसके बाद फिर एक आध पत्र और पढ़ लेंगे। मैं जैसा मैंने कहा भी कि ये चिट्ठियां ये बताती हैं, दूधना सिंह की भी चिट्ठियां आप पढ़ के देखिए उस किताब में, धूमिल की पढ़ के देखिए। लेकिन अशोक जी ज्यादा सीरियसली विषयों को लेकर सुझाव दे रहे थे और जो उनको अच्छा लग रहा था उसे स्वीकार करते थे, जो नहीं अच्छा लग रहा था उसे। एक्चुअली वो दौर ऐसा था जब छोटी पत्रिकाओं में क्राइसिस आ गया था और आरंभ एक उस क्राइसिस में लोगों को लगता था, क्योंकि एक बार मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में कह चुका हूं जो आरंभ पर केंद्रित था, कि कमलेश्वर ने सारिका में एक लेख लिखा था अनिल कुमार घई के नाम से, बड़े लेखकों की छोटी पत्रिका। जबकि आरंभ में सिर्फ बड़े लेखक नहीं छपते थे, कई लोग, बिल्कुल नए लोग भी छपते थे। एक बार तो मृणाल पांडे ने मीनू और मृणाल पांडे नाम से अपनी शायद पहली कविताएं भेज दी। और आप ये बड़े लेखकों की छोटी पत्रिका वो लोग इसलिए कहते थे कि उनको कभी अच्छे लेखक छोटी पत्रिकाओं में कम ही दिखते थे। अब रघुवीर साहब के पास मैं बैठ गया, जाकर उठा ही नहीं कमरे से कि आप जब तक कविता नहीं देंगे मैं नहीं उठूंगा। जानना था। उन्होंने हाथ से लिख के जो मुझे कविता दी वो मेरे सामने बैठ के लिख करके उसको फाइनल करके दी। तो हम लोग का एक उन दोनों था, नरेश जी अपना, वो भी काफी, उनके विनोद कुमार शुक्ल से मित्रता थी। धूमिल मेरे घर आके रहने लगे, कई बार रुके, तो मोतीराम जैसी कविता हमको उन्होंने दी। तो वो एक दौर और था। मुझसे आकर बोले कि भाई त्रिलोचन के बाद तुम दूसरे श्रोता हो उस कविता के। मतलब आपको एक अचानक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गौरव लगता है। अब तो लगता कि वाकई ये तो बड़ी अद्भुत दुनिया थी। वो कुंवर नारायण जी के साथ आप पूरा संवाद कर रहे हैं, उनकी कविता सुनकर उनकी आलोचना भी करता था मैं, और वो उसको बुरा नहीं मानते थे। तो इसलिए हम लोग तो, मैं कभी इसकी चिंता नहीं करता कि आलोचना हो रही है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम सब लोगों को, देखिए, कला और कविता की पत्रिका शायद वो अपने ढंग की अकेली आज भी है। उसका कारण है कि इतने बड़े बड़े चित्रकार रेखांकन कहाँ देते हैं। जय सुल्तानी का एक कवर पे था, कई बार हमको ऐसे ऐसे लोगों ने रेखांकन दिए, स्पेशली दिए। तो वो आइडिया आज भी मुश्किल है, मतलब इतना आसान नहीं है। तो अशोक वाजपेयी, चूंकि वो तमाम कलाओं से उनका प्रेम था, मेरा उनसे शुरू में तो काफी, मतलब जिन दिनों वो नए नए भोपाल में आए थे, और क्योंकि मैं अक्सर वहाँ के कार्यक्रमों में जाता था। एक बार का तो बड़ा दिलचस्प संस्मरण है जो अशोक जी ने मुझे एक बार, बड़ा, क्योंकि मुझे पैसा दिया गया वहाँ आने जाने का, फिर मैंने लौटा दिया कि मुझे कंपनी दे रही है, तो इसको उन्होंने कई जगह चर्चा भी की थी कि देखिए उन्होंने ईमानदारी से पैसा लौटा दिया। तो वो हम लोग जाते थे भोपाल में,
और बड़े लेखकों से, यंग लेखकों से संवाद होता था। और मेरी तो पहली कविता पुस्तिका असल में पूर्व ग्रह के साथ छपी है। पहले पहल करके उन्होंने सीरीज शुरू की थी, मंगलेश जी उस समय वहां थे और उन्होंने आग्रह किया, तो वो दूसरी कविता संग्रह मेरा उसमें ही छपा था, 12 कविताओं का। तो इसलिए वो रिश्ता बहुत पुराना है। आप ठीक है, कंट्रोवर्सी तो हम, प्रयाग जी हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को हर चीज तो नहीं पसंद करते या हर काम जो है पसंद नहीं करते, लेकिन जनरली एक डायलॉग रहता है। पर प्रयाग जी को मैं अपना दोस्त कह सकता हूँ और विष्णु खरे को मैं दोस्त कह सकता था। अशोक जी को दोस्त न कह के एक उनके साथ बिताया हुआ एक मतलब शानदार समय है, और मैं उसको हमेशा उसके लिए एक कृतज्ञ भी हूँ कि उन्होंने इस तरह की चिट्ठियां उस दौर में लिखी और हम लोग को बहुत कुछ समझने का भी मौका मिला। लेकिन मैं बहुत ज्यादा चमचागिरी में विश्वास नहीं करता, और मुझे मानना है कि हम सब लोगों को, जैसे केदार जी वाले प्रसंग पे जब मैंने यादनामा में लिखा था, उसको मैं कुछ लोग कहते थे कि आपने ये क्यों लिख दिया, वो मंगलेश जी के परिवार से मुझे किसी का फोन आया कि आप मंगलेश जी तो है नहीं, आपने क्यों लिख दिया। मेरा ये कहना है कि चीजों को हमें फेस करना चाहिए। अशोक जी में एक गहरी मानवीयता तो है, क्योंकि मैंने वो तब महसूस की थी जब मेरी पत्नी देवप्रिया, क्योंकि वो हमारे यहाँ कभी कभी आते थे, देवप्रिया को जानते थे, और वो उसके जब निधन हो गया कैंसर से, तो उस समय वो बहुत बिजी थे उन दोनों यूनिवर्सिटी में, वो नीलाद के साथ वहाँ शमशान घाट आए थे, जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक तरह की किसी की जिसमें गहरी मानवीयता होती है, वो इसी तरह से बिहेव करता है। और मैं इन चीजों को आई अप्रिशिएट और आई रिमेम्बर। जी जी, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी जी, उसमें एक चीज की तरफ हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो अभी विनोद जी ने भी कहा, काफी उन्होंने सारगर्भित बातें कही। मेरा ख्याल है कि अशोक जी का एक बात है कि पूरी दुनिया भर में जहां भी गए वो दुनिया घूमे हुए, किताबें बहुत खरीदी, लेकिन हमें लगता है कि किताबें जितनी उन्होंने पढ़ी है, चाहे वो अपने संस्कृतिकर्म में व्यस्तता की वजह से हो या एक आयोजक होने का भी, चूंकि हम लोग खुद आयोजक हैं, बहुत सारे हम कला संस्कृति से जुड़े आयोजन करते रहे हैं झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो उसमें समय बहुत जाता है। नहीं तो उन्होंने जितना पढ़ा हुआ है अशोक जी ने, एक बड़े लेखक के रूप में, एक वैश्विक स्तर के लेखक के रूप में भी उनका उदय संभव हो सकता था, लेकिन संस्कृतिकर पे बहुत समय हो जाता है। हम सीखते पढ़कर ही हैं, तो जितना उन्होंने पढ़ा है उससे उससे अगर सीख कर उसको वो रचनात्मक इस्तेमाल करते, मतलब यह नहीं कि कॉपी की नहीं, हम जितना भी पढ़ते हैं, जितना ज्यादा विश्व साहित्य उन्होंने पढ़ा हुआ है, जैसे कि हम ख्याल करते कि इंडिया टुडे में एक बार उनका आलोचना से इतर एक संस्मरणात्मक गद्य उनका अपने जीवन के बारे में छपा था, तो बड़ा सुंदर गद्य था। श्रीकांत वर्मा पर उन्होंने एक लेख वो संस्मरण लिखा था, अपने नरक में नाराज, वो भी बहुत सुंदर ये था। तो बहुत अच्छा रचनात्मक गद्य, मतलब आलोचना से इतर वो बहुत अच्छा अशोक जी ने जितना पढ़ा हुआ है, और उसके पढ़ने, उनके पढ़ने की जानकारी तो आमतौर पर वो फौरी तौर पर उनके जो स्तंभ जो बरसों बरस चले कभी कभार उनसे तो मिलते रहते थे कि जो किताबें वो पढ़ते रहते थे, लेकिन पढ़ने को पछाना और फिर उसको अपनी रचनात्मकता में ढालना कहीं ना कहीं आपको लिए एक स्पेस और एक इत्मीनान की मांग करती है। मेरा ख्याल है कि अपनी बहुविध व्यस्तताओं की वजह से अशोक जी के पास वो समय रहा नहीं, बल्कि अपने वही कथा देश वाले इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मेरे पास इतने काम रहते हैं, और ये इस किताब को पढ़कर समझा जा सकता है कि अपने ब्यूरोक्रेसी की उस समय भोपाल में सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए बल्लभ भवन से निकलकर रमाकांत गुंदेचा और उमाकांत गुंदेचा जी ने जो संस्मरण लिखा, कैसे फिर एक एक अतिरिक्त प्रयास के जरिए उन्होंने जो भी काम किए नौकरशाही में रहते हुए, खास तौर से मध्य प्रदेश में, तो वो नौकरशाही की अपने जो रूटीन या काम करते हुए उनका अपना था लगाव, और एक उत्कट लगाव था साहित्य कला और संस्कृति के प्रति, जो वो उससे समय निकाल कर अतिरिक्त रूप से जो काम उन्होंने किया, उसी से काफी चीजें निकली। और जो हम अपने शुरू में बोले थे कि जो शुरू में उसमें उनका परिचय भी छपा था कि भारत भवन के न्यासी सचिव हैं,
मध्य प्रदेश के संस्कृति सचिव और भारत भवन के न्यासी सचिव हैं। वो कविता चूंकि हमने कब पढ़ी थी, मेरा ख्याल है कि 89 में संडे में निकला था, 1991 में पढ़ी थी, तो मेरा ख्याल है 30-32 साल हो गए, लेकिन वो तीनों कविताएं याद है। एक कविता तो पूरी तरह याद है कि जो हम यहाँ सुनाना चाहेंगे, और इसको ये करें कि 3 कविताएं थी। एक तो था कि ये मौसम बदले ना बदले, हमें उम्मीद की एक खिड़की खुली रखनी चाहिए। हो सकता है खिड़की से किसी बच्चे की गेंद आ जाए और उसे लौटाई जा सके। तो ये कविता थी, ये अभी पूरी हमको ध्यान नहीं आ रही। और एक प्रेम कविता थी उसमें, वो तो थी कि कुछ ऐसी थी, तुम जहां कहो वहां चले जाएंगे, दूसरे मकान में, अंधेरे भविष्य में, न कहीं पहुंचने वाली ट्रेन में, वापस इस शहर, इस आंगन, इस चौगान नहीं आएंगे। वहां चले जाएंगे जहां तुम कभी न आना चाहो, तुम वहां कहो तो चले जाएंगे। ये है, ये प्रेम कविता है। तो ये 2-3 कविताएं, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरा ख्याल है कि 90 में तो अपन ठीक से किशोर अवस्था से जब हम लोग आपके युवावस्था की तरफ बढ़ रहे थे, और वो प्रसंग हमने, वो ये हो गया, वो बेसिकली वो ध्रुपद मेला का नहीं, वो सारंगी मेला का एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है, एक छोटा सा प्रसंग है, इसको हम ये कहना चाहेंगे। ये एक बेमिसाल आयोजन था सारंगी मेला, जिसमें उन्होंने, चूंकि सारंगी जो वीणा के बाद जो शास्त्रीय संगीत है, हिंदुस्तानी संगीत में सबसे पुराना साज माना जाता है। तो ये सारंगी मेला में उस समय उन्होंने पूरे, ये कौन एफर्ट ये कर सकता है, इतना गहरा प्रयास कि हिंदुस्तान में जितने सारंगी वादक उस समय मौजूद थे, पूरा सब लोगों को लगाया गया, इतने संपर्क किए गए, और 200 के करीब सारंगी वादक पूरे देश से जुटाए गए थे। उनको भोपाल आने की दावत, उनके अच्छे से रहने खाने पीने की व्यवस्था, उस पर 2-4 विदेशी भी आए थे जो सारंगी बजाते थे। उसमें जो महत्वपूर्ण नाम थे, आपका पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र बनारस से, पंडित राम नारायण मुंबई से आए थे, उस्ताद हफीज प्रसाद मिश्र बनारस से आए थे, उस्ताद सुल्तान खां मुंबई से आए थे। इसी का एक प्रसंग है कि जो है कि सारंगी मेला के खत्म होने के दूसरे दिन सुबह एक बहुत बुजुर्ग और जैव सारंगी वादक अपने किसी नाती पोता का सहारा लेते हुए, वो 90 से ऊपर के थे, वो अशोक जी के घर पहुंचे, अशोक जी को ढेरों दुआएं दी, मुबारकबादी, और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपने 90-95 वर्ष, 95 वर्ष के थे, कि मैंने अपने 95 वर्ष की उम्र में ऐसा आयोजन नहीं देखा। आपने सारंगी और सारंगी वादकों के लिए जो काम किया वह कोई नहीं कर सका, और आगे उम्मीद है। मैं बहुत गरीब और लाचार हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, इनकार मत कीजिएगा। उसके बाद वो जो बूढ़े वयोवृद्ध 95 साल के वयोवृद्ध सारंगी बालक हैं, वो अपने मैले से थैले से एक पीतल की थाली और एक गिलास निकालकर अशोक जी को भेंट करते हैं। अब अशोक जी हतप्रभ, और हतप्रभ होते हुए बहुत विनम्रता से यह स्वीकार करते। तो ये इनका यही अशोक जी का जो है कि अवदान है, और अशोक जी का ये हासिल भी है। और बाकी जो कंट्रोवर्सी के और विवादों की बात कही, वो तो इन्होंने कही भी, और वो तो सबके साथ से लगे ही रहते हैं, लेकिन हमेशा नए काम करना। इसी से हम अपनी बात समाप्त करें कि जब हम लोगों ने 2019 में धनबाद आर्ट फेयर करने की सोची, 2019 जनवरी, तो 2018 में वो बातचीत चली, तो कहीं से उनको पता चला, तो फिर हम और हमारे बड़े भाई तुल्य अखिलेश जी उनके पास गए। तो उन्होंने सहर्ष उसमें जो भी अपना सहयोग कर सकते हैं, सहयोग देने के लिए तैयार हुए। और जैसे हम इस चीज को रिकॉल कर पा रहे हैं कि जैसे विनोद जी को लिखे चिट्ठियों में वो बता रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें दे रहे हैं कि यह जोड़िए पत्रिका में आरंभ है, उस तरह से धनबाद आर्ट फेयर में उन्होंने जोड़ा कि आप की विजुअल लिटरेसी या दृश्य कला को विस्तार कैसे होगा। एक छोटी जगह अगर झारखंड में करना है तो उनको पता था कि झारखंड को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कि कोयला नगरी कहा जाता है। तो कोयला नगरी जब वो कहा जाता है, तो उन्होंने अपनी तरफ से इस चीज को ऐड किया कि हम लोग इसमें, आप इंडिया टेलिंग की तरफ से अपनी ये से आप यह करिएगा कि वहाँ हॉस्पिटलिटी दीजिएगा, ये चीज आपको करनी है, और हम आने जाने की व्यवस्था करेंगे। 2 बड़े जो वहाँ के जो शिक्षण संस्थान है, उसमें चूंकि कोयले से चारकोल जुड़ा हुआ है,
तो दो चारकोल के से कलाकृति बनाने का दो युवा कलाकार, दो युवा कलाकार दो संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में जाएं और ये कार्यशाला आयोजित करें विद्यार्थियों के साथ मिलकर। उसको हम लोगों ने अब अरेंज किया और बड़ा अच्छा संयोग था कि दोनों कार्यशालाओं को, उसका हमने नाम दिया, चूंकि वो चारकोल से था, कार्यशाला थी। एक का नाम उसका नाम दिया हमने कृष्ण पक्ष। और वो 2 क्या 3 आयोजन करने पड़े। वो इतना सफल रहा कि बाद में हमें उसको केजीएम कॉलेज निरसा का एक इलाका है, वहां भी उसको करना पड़ा। तो पहला हम लोगों ने स्कूली शिक्षा के मामले में 10 बड़े स्कूलों में आता है, बोकारो, डीपीएस बोकारो, वहां हम लोगों ने वो किया। तो वहां 2 युवा कलाकार लकी जायसवाल और अमित हरित आए और बच्चों के साथ उन्होंने चारकोल के साथ वो पूरी कार्यशाला की। दूसरा हम लोगों ने आईआईटी धनबाद में किया, उसमें रफीक शाह, ये युवा कलाकार, और प्रमोद प्रकाश आए थे। और फिर वो दोनों कार्यशालाएं इतनी सफल हुई, ये जो आइडिया अशोक जी का दिया हुआ था, न केवल वो उन्होंने जो सहयोग करना कि इसमें ज्यादा से ज्यादा युवा कलाकारों की, देश के युवा कलाकारों की भागीदारी हो पाए, तो उसमें 6 युवा कलाकार का एक शो जो क्यूरेशन का, उसका रजा फाउंडेशन ने अशोक जी के पॉल पर जिम्मा उठाया, जो शो अखिलेश जी ने उसका को क्यूरेट किया। तो ये तो उन्होंने किया ही था कि जो हम चाहते थे कि ये हो कि देश भर के अलग अलग ये से प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को इस आयोजन से जोड़ा जाए। इसके साथ आगे बढ़ते हुए उन्होंने खुद की, चूंकि ये कोयला से जुड़े हुआ, धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने ये वर्कशॉप का भी आइडिया दिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब भोपाल में उनको काम करने की सहूलियत मिली होगी तो कितनी चीजें उनको, नए विचार, नए आइडिया, जैसे इसमें एक सुधीर चंद्र जो इतिहासकार हैं, उनका जो लेख है, उसका ये आलेख ही है कि अशोक जी के लिए, उनके लिए विचारों से बड़ी कोई सत्ता नहीं। तो इसलिए अशोक जी का अवदान आज के समय में, और जैसे कि हमने संपादकीय में लिखा हुआ है कि एक तरह से जो राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और अगर नामवर सिंह के बाद, उनके जाने के बाद, एक सार्वजनिक जो बुद्धिजीवी, हिंदी पट्टी के एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में अशोक जी का योगदान बिल्कुल उल्लेखनीय योगदान। जी अर्पण जी। हेलो। माफ कीजिएगा, मैं बोल रहा था और मैंने अपने आप को म्यूट कर रखा था, माफ कीजिएगा। तो इस जी बातचीत को आगे, हाँ, इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पुस्तक प्रेम को लेकर और उनके अध्यवसाय पर अभिषेक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की, उदाहरण भी दिए। तो अपने ही एक कॉलम में अभिषेक जी वे लिखते हैं, पुस्तकों की महिमा नाम से एक स्तंभ है उनके कॉलम कभी कभार में, तो उसका एक हिस्सा पढ़ता हूं और इसके बाद हम लोग विनोद जी को सुनेंगे। विनोद जी के भेजे हुए कुछ एक चित्र भी हैं, तो हम उसे भी देखेंगे और उस पर भी उनके कमेंट सुनेंगे, क्योंकि अब हालांकि अभी जाड़े का मौसम है, बेशक यह उत्तरार्ध में है, बसंत आने को भी है। इसमें इस मौसम के साथ पुस्तकों को जोड़ते हुए अशोक जी कभी कभार स्तंभ में क्या लिखते हैं उसे पढ़ते हैं। पुस्तकों की महिमा नाम से यह आलेख है। वे लिखते हैं, जाड़े आते हैं तो लगता है कि सब कुछ पास आने लगता है, सब कुछ सघन होने लगता है, कमरे में बंद घिरे रहना इतना अखरता नहीं है। जाड़ों का एक गर्माहट भरा आकर्षण यह होता है कि आप पुस्तकों के भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। आप चाहें तो पूरी शाम, बल्कि काफी सारी रात अकेले पुस्तकों की हल्की गर्माहट और आंच में तपते हुए गुजार सकते हैं। मैं तो कम से कम उन लोगों में से हूं जिनके जीवन, अनुभवों और उत्सुकताओं का बहुत बड़ा और मूल्यवान हिस्सा पुस्तकों की वजह से है। पुस्तकें न होती तो हम न होते। पुस्तकों ने ही दिए हुए जीवन के अलावा दूसरा जीवन दिया। दरअसल
द्विज बनाया, बल्कि अनेक जीवनों, समयों और भूगोलों में रहना विचरना संभव बनाया। पुस्तकों ने अधिकार और सत्ता के रौब से बचना और जब जरूरी लगे तो उसका प्रतिकार करना सिखाया। आज जब हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल में डर को लेकर बहस हो रही है, विचार विमर्श हो रहे हैं, ऐसे में अशोक जी की यह टिप्पणी भी कितनी खास बन जाती है कि पुस्तकों ने अधिकार और सत्ता के रौब से बचना और जब जरूरी लगे तो उसका प्रतिकार करना सिखाया। यह याद करना और इसके लिए कृतज्ञ होना जरूरी है कि पुस्तकों ने बहुतों को टुच्चेपन से बचाया। पुस्तकों से ही हम अकेले होने और फिर भी समुदाय से जुड़े रहने का कठिन पाठ सीखते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से वे अपना यह आलेख पूरा करते हैं। एक हिस्सा और पढ़ता हूं। याद आता है कि इस कहानी लेखक बोर्खेस ने कहीं कहा है, मलारमे के अनुसार दुनिया का अस्तित्व है ही एक पुस्तक में समाप्त होने के लिए। लियो ब्लाय के अनुसार हम एक जादुई पुस्तक के अक्षर या शब्द हैं और वह अविराम पुस्तक ही दुनिया में एकमात्र चीज है। दरअसल वही दुनिया है। बोर्खेस ने ही कहा था कि दूसरे डिंग हाँकते हैं कि उन पुस्तकों की जिन्हें वे लिख नहीं पाए। मैं डिंग हाँकता हूं उन पुस्तकों की जिन्हें मैं पढ़ पाया हूं। कितनी बड़ी बात है। बोर्खेस ने कहीं यह बात कही है जिसे अशोक जी उद्धृत कर रहे हैं कि दूसरे डिंग हाँकते हैं उन पुस्तकों की जिन्हें वे लिख नहीं पाए, मैं डिंग हाँकता हूं उन पुस्तकों की जिन्हें मैं पढ़ पाया हूं। बोर्खेस संभवतः पिछली शताब्दी के लेखकों में सबसे आगे हैं जिन्होंने न सिर्फ लगातार पुस्तकों का महिमागान किया बल्कि कई सचमुच और कल्पित पुस्तकों से इतनी सारी नई पुस्तकें बनाई। और फिर और कई चीजों की चर्चा करते हैं इस आलेख में। पुस्तकों के जलाने की जो कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसकी, और कुछ दीवारों के बनाए जाने की, कैसे पुस्तकों को जो है चीन की जो दीवार है उसके साथ चीनी शासक ने कैसे जो लंबी लंबी चहार दीवारी बनाई, और जो एक कहीं न कहीं एक असुरक्षा का बोध, चाहे वह उसके उस बोध के तहत शासकों ने अलग अलग समय पर पुस्तकों को जलाए, पुस्तकालयों को जलाए, इन सब की चर्चा संक्षेप में ही सही वे करते हैं। और एक बेहद अंत में कुछ एक वाक्यों में कुछ अलग ढंग से कुछ गर्माहट ली हुई बातें करते हैं। उसको सुनाता हूं। जाड़े आ गए हैं और आपने गर्म कपड़े निकाल लिए होंगे। जाड़े के आरंभ में यह लिखा होगा, जाड़े आ गए हैं और आपने गर्म कपड़े निकाल लिए होंगे। ध्यान से देखिए तो आपके यहाँ पुस्तकें भी इन दिनों आपके निकट आने के लिए तैयार हैं। उनकी रोशनी और आंच में जाड़े ही नहीं जीवन भी अधिक सह लग सकता है। उनकी रोशनी, पुस्तकों की रोशनी और आंच में जाड़े ही नहीं जीवन भी अधिक सह लग सकता है। हाँ अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, बस एक ये कर रहे हैं कि भले वो अशोक जी नौकरशाही में काफी लंबे समय तक रहे, लेकिन कुछ चीजों को लेकर उनका साहस भी काफी रहा है और उसके लिए वो बहुत बेबाक भी रहे हैं। जैसे कि ये जब किताब आई तो इसमें तो वो कला कर्मी, संस्कृति कर्मी और कलाकारों से इस किताब में लिखाना था क्योंकि उनके संस्कृति कर्म पर था। तो जब एक बार हमारी बातचीत हुई, हम लोग आमने सामने बैठे हुए थे, तो हमने एक किसी उनकी जो दोस्त भी रही है और बहुत बड़ी प्रख्यात नृत्यांगना है, तो उनकी जब कि इनको हमने एक लिस्ट ले गए थे कि इनको हमने फोन किया, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। फिर जब हमने उनका ये कि उनका नंबर दे दिए, वो जो प्रख्यात नृत्यांगना जो अशोक जी की दोस्त भी थी, तो उन्होंने दो टूक लहजे में कहा यह बात कि वो तो मुस्कुराते हुए दो टूक लहजों में अशोक जी ने कहा कि वो तो खैर मेरी बड़ी अच्छी और गहरी दोस्त रही हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़े राजनेता जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनके रेफरेंस से बताया कि
वो आजकल उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनको देखकर मुझे दुख होता है। और जो जो कलाकार लेखक राजनेताओं के पीछे घूमने लगते हैं वो मेरी नजरों से गिर जाते हैं। तो ये एक प्रसंग है, ये भी इस किताब से अथक अशोक अशोक वाजपेयी के संस्कृति कर्म पर एकाग्र है। उन्होंने साफ कहा कि वो बड़ी नृत्यांगना है, सब कुछ है, हमारी बहुत प्रगाढ़ मित्र भी हैं, लेकिन वो उन्होंने एक राजनेता का नाम बताया कि आजकल उनके पीछे पीछे घूमती देखी जाती है। तो जो लोग राजनेताओं के पीछे जाते हैं, घूमते हैं, वो लोग मेरी नजरों से गिर जाते। तो ये सही बात है कि जब साहित्य की, जैसे कि इस किताब में मेरे इंटरव्यू में भी कहा है, जो जहां हमने कहा है कि ये दूरी तो निंदक नेरे राखिए वाली भी हो सकती है, ये आलोचना जो हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में तो सत्ता का वैसा राजशाही जैसा केंद्रीकृत स्वरूप नहीं होता, लेकिन आप पुरस्कार ले कुछ भी करें, लेकिन एक आप आध्यात्मिक, भौतिक या एक बौद्धिक दूरी आपको सत्ता से जरूर रखनी चाहिए। ये आपकी जो सत्ता है, और ये बात एडवर्ड सईद ने भी कही थी कि इफ यू आर इंटेलेक्चुअल यू शुड योर पर्सनल मोरल आइडेंटिटी रेदर कास्ट कल्चर और नेशन। तो जो एडवर्ड सईद जो बात कह रहे हैं उसको अशोक जी ने भी एक अलग तरीके से कहा कि आपको, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप बौद्धिक हैं, आप लेखक हैं, कलाकार हैं, तो सत्ता से, राजनेताओं से आपको एक बौद्धिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। और हमको लगता है कि ब्यूरो नौकरशाही में रहते हुए, मेरा ख्याल है, हालांकि मेरा तो जन्म बाद में हुआ और ब्यूरोक्रेसी में जब वो रहे उस तरह से मेरा ये नहीं है, लेकिन जैसा लोग बताते हैं उससे लगता है कि जहां तक संभव हो सकता है अशोक जी ने इस चीज का निर्वाह किया है। जी और अर्पण, अब यही हम कहना है। विनोद जी के पास चलते हैं। और मैं बतला दूं कि अभी जब पुस्तकों की बात हो रही थी और मैं यहाँ आलेख पढ़ रहा था, तो मुझे विनोद जी की भी वह टिप्पणी याद आ रही थी। उन्होंने दो बार अलग अलग ऐसे ही अनौपचारिक प्रसंग में, अनौपचारिक प्रसंगों में यह बात कही है कि कैसे उन्हें जो पुस्तकों की जो स्याही है, और खासतौर से जो ताजा पुस्तकें हैं, जो नई पुस्तकें हैं, उसकी स्याही की गंध उन्हें आकर्षित करती है। और मुझे ध्यान है कि ऐसे कुछ और लोगों ने भी यह बात साझा की है। तो पुस्तकों का जो भौतिक स्वरूप है उसका अपना महत्व है। हालांकि आप, जब हम घरों से, हम में से ज्यादातर लोग घरों से अधिक फ्लैट में रहने लग गए हैं और जगह की कमी हो गई है, और कुछ तकनीकी सुविधाएं बढ़ी हैं और पीडीएफ और लैपटॉप, कंप्यूटर आदि आने से पुस्तकों के ये रूप भी कहीं ना कहीं उपयोगी ही साबित हो रहे हैं। इसके बावजूद जो पुस्तक जो पृष्ठों में है, जो रंगों में है, जो आकार में है, जो आयतन में है, और जो कच्ची स्याही की खुशबू में है, प्रेस के बाद आने के बाद भी वह खुशबू बनी रहती है, बची रहती है, छूने में है, स्पर्श में है। तो हम विनोद जी को सुने। कुछ और विनोद जी कहना चाहेंगे? हम चित्रों की ओर चलें। जैसा मैं दो बातें कहूंगा। एक तो ये श्यामलाल जी से बड़ा पुस्तक प्रेमी मैंने नहीं देखा। टाइम्स ऑफ इंडिया के जो भूतपूर्व संपादक थे, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके पुस्तकालय में कई बार चले आता था और उनके साथ, वो कुंवर नारायण और श्यामलाल। तो एक बार श्यामलाल मुझसे कह रहे थे कि जो पुस्तक को सफ़े, वो सफ़े कहते थे, कह रहे सफ़े खोलने का जो मजा है वो ये सब कंप्यूटर या उन चीजों में है नहीं। तो वो, मैंने वैसा पुस्तक प्रेमी कोई नहीं देखा जैसा श्यामलाल थे। मतलब 80-85 की उम्र है और स्टूल पे खड़े होकर कह रहे मैं वो किताब तुम्हें ऑक्टेवियो पास की दिखाना चाहता हूँ। कुंवर नारायण में भी यही था। तो वो जो एक ये ऐसे लोग, हमने ऐसे लोगों के बीच समय बिताया है कि आज फिर वो बौने लगते हैं बहुत से लोग जो मतलब बात करते हैं। क्योंकि श्यामलाल तो हिंदी साहित्य बहुत जानते थे, वो सिनेमा बहुत जानते थे। मेरा ख्याल है श्यामलाल जैसा बुद्धिजीवी और पत्रकार, वो तो एक बार मुझसे कह रहे थे कि विद्यानिवास मिश्र सुना है 4 घंटे में चले जाते हैं संपादक होकर। बोले संपादक का काम 20 घंटे का है काम करने का। तो वो एक अलग दुनिया थी। दूसरी बात मैं जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ अशोक जी के बारे में, कि वो एक बहुत अच्छे आलोचक थे। फिलहाल किताब जो है मैं समझता हूँ हिंदी की बहुत अच्छी श्रेष्ठ आलोचना पुस्तकों में है, और विष्णु खरे की भी पहली किताब अच्छी थी। लेकिन इन लोगों की व्यस्तताओं ने एक आलोचक को एक तरह से पीछे कर दिया, क्योंकि दोनों एक बहुत अच्छे आलोचक
थे। और ये अशोक जी तो अभी भी उनके बाद एक किताब उनकी अच्छी भी आई, लेकिन फिलहाल को अगर देखा जाए तो उनकी व्यस्तताओं, चाहे भारत भवन की हो, चाहे रजा फाउंडेशन, उनका आलोचक रूप जो है, मेरा ख्याल है कि उसको खोना एक हिंदी साहित्य का नुकसान है। और विष्णु खरे के बारे में भी यही कहूंगा, क्योंकि बाद में उन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल लिखना शुरू कर दिया कि फिर वो जब उन्होंने 7वें दशक का उजाड़ लेख लिखा आलोचना में, तो मुझे लगा कि अब वो हद से बाहर जा रहे हैं। लेकिन उनमें टैलेंट बहुत थी। वो कैलाश वाजपेयी पे उनका एक मैंने समीक्षा पढ़ी थी, चीख की भाषा भी हुल्लड़ हो गई। तो वो अशोक जी की फिलहाल और एक उनकी किताब जो आलोचना की पहली किताब, ये हिंदी साहित्य को नुकसान हुआ है, क्योंकि आज अच्छे आलोचक नहीं हैं। आज नामवर सिंह तो बहुत दूर की बात है, उस लेवल के आलोचक आज नहीं है। मुझे बस यही कहना है कि शायद ये, अगर आप बहुत कई विधाओं के मास्टर हों तो कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है। तो ये नुकसान जरूर हुआ जी। और अब हम चित्रों की ओर चलते दो हैं। चार चित्र हैं ऐसा कोई, हाँ मास्क वाला जी। दिखा दीजिए। हाँ हाँ, अभिषेक जी कुछ हाँ, कहना चाह रहे हैं जी। और न केवल एक आलू सही करे फिलहाल, जैसी जैसे हमने शुरुआती की हंस में जो लेख छपा था, जिस गहराई से उन्होंने हिंदी कहानी के बारे में जो लिखा हुआ था, और फिलहाल भी मेरे संग्रह में वो किताब है, तो ये तो बड़ा नुकसान हुआ। और न केवल एक आलोचक के रूप में हिंदी का नुकसान हुआ, जितना उन्होंने पढ़ा है उस रूप में हमने कहा कि वो गद्य भी और रचनात्मक गद्य भी, चूंकि वो कवि, आमतौर पर जो कवि जो है, अगर वो रचनात्मक गद्य लिखते हैं, कई कवि हैं जिन्होंने, विनोद जी हैं, इन्होंने जब उपन्यास या कहानियां लिखी, मुख्य रूप से तो ये शुरू में तो कवि कवि के रूप में ही आज भी कई लोग लिखते हैं, तो ये लिखते हैं कि कवि कला समीक्षक। लेकिन जब विनोद जी ने उपन्यास लिखी या कहानियां लिखी, तो जो रचनात्मक गद्य लिखा, तो अशोक जी में भी रचनात्मक गद्य लिख, आलोचना से इतर रचनात्मक गद्य लिखने की बड़ी संभावनाएं थी। वो बहुत अच्छा विश्व स्तर का रचनात्मक गद्य लिख सकते थे, जितनी उनकी तैयारी और पठन पाठन उनका था, अध्ययन जो था। लेकिन चूंकि जैसा कि इस चीज को हम लोग अनुभव करते हैं संस्कृति कर्म से जुड़े रहकर भी, क्योंकि यह भी अपने आप में एक पूर्णकालिक कर्म है, आयोजक होना, सांस्कृतिक संस्कृति कर्मी होना, आयोजक होना, तो और उसमें एक बार मन रम जाने से कई चीजें फिर पीछे चली जाती है। तो ये तो है, लेकिन अब जो नहीं है उसका क्या किया जाए। जी। और देखिए, फिलहाल तो नहीं, फिलहाल तो नहीं, मगर फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह मेरे हाथ में है। अशोक वाजपेयी जी की दूसरी आलोचना पुस्तक, और फिलहाल उनकी पहली आलोचना पुस्तक रही जिसकी चर्चा आप लोगों ने की, जो वर्ष 1970 में राजकमल से आई। और जब यह कुछ पूर्वाग्रह वर्ष 1984 में प्रकाशित होती है, तो उस समय तक 70 से लेकर 84, 14 वर्षों में इस फिलहाल के 4 संस्करण भी प्रकाशित हो जाते हैं। एक आलोचना पुस्तक के 14 वर्षों में 4 संस्करणों का आना भी बड़ा मायने रखता है। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था। और जो चित्र हैं, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। कुछ रोचक चित्र, चटपटे चित्र हम देखते हैं और विनोद जी की उस पर राय लेते हैं। विनोद जी। ये तो किताब है परमजीत सिंह पर मेरी, उसका कृष्ण खन्ना, अशोक वाजपेयी सब लोगों ने विमोचन किया था, सतीश गुजराल। तो ये तस्वीर ललित फोटो है, वाह पीछे जी परमजीत की किताब का कवर है। जी जी जी। आगे बढ़ते हैं जी। ये हम लोग टोक्यो गए थे 2007 में, और इसमें जो है वर्याम सिंह बैठे हैं और अशोक जी हैं, और हम लोग बाहर स्ट्रीट में बैठे हुए थे, जहां हम ठहरे हुए थे उसके नीचे आके बेंच में बैठ गए थे, और शायद मंगलेश जी ने ये तस्वीर खींची है। और मुझे याद है कि एक दिन मैं और मंगलेश जो है, हमने सोचा कि गेशा को देखना चाहिए, तो हम इस भ्रम में थे कि वो गिंजा में मिल जाएगी। तो अशोक जी बोले मैं भी चलूंगा,
और हम लोग गिंजा तक घूम आए, लेकिन जाहिर है कि वहां कोई गेशा नहीं मिली और हम लोग वापस आ गए। पर गेशा देखने के लिए मुझे क्योतो जाना पड़ा बाद में, क्योंकि ये लोग तो लौट गए थे टोक्यो से। ये तब का चित्र है। जी, और मुझे लगता है मैं इस चित्र को ध्यान से देख रहा हूं विनोद जी, तो इसमें मंगलेश जी हैं। मंगलेश जी नहीं है, वरयाम सिंह है। अच्छा, बरयाम उनके सिंह तो है बगल में ही। है। अच्छा, उनके बरयाम बगल सिंह में के है। बगल में जो सबसे लास्ट में हाँ, तो वे फिर संभवतः ये चित्र किसी और ने हम लोग के साथ और कोई शायद, खींचे क्या होगा। हाँ, लग यही रहा है कि वो मंगलेश ही हैं। चित्र को मैं हाँ, थोड़ा, शायद मैंने भी अभी गौर से देखा। हाँ हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं। इसके यह चित्र भी हमें, ये हम लोगों ने जब उनका इंटरव्यू लिया था और कविता पाठ हुआ था उनके घर पर स्वामीनाथन की फिल्म के लिए, तब ये मैंने तस्वीर खींची थी। जी जी, बेहद सुंदर तस्वीर, और हमने इसका आज कार्ड पर इस्तेमाल भी किया। एक बेहद सुव्यवस्थित चित्र, हाँ इस, हाँ ये चित्र मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि कोविड के बाद ये पहली बार हम रजा साहब की प्रदर्शनी में शायद गए थे, तो हम लोग उस समय दोनों, चूंकि मेरे मित्र ने इसका फोटो खींचा, तो इसमें ब्लैक 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 सब कुछ दिख रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग फोटो मुझे लगता है। जी, और बस, काले कुर्ते हाँ हैं, यही काले मास्क हैं। यही कुछ एक चित्र थे। तो और कुछ करना चाहेंगे विनोद जी चलते चलते, या हम एक आध पत्र और पढ़ लें आरंभ? आप पढ़ एक पत्र मेरा और पढ़ लीजिए। हाँ एक पत्र, हाँ, क्योंकि अभिषेक जी आप अपनी ये बात जो कर रहे हैं। अर्पण, जी हाँ जी अर्पण जी, चूंकि ये एक सवा चिट्ठी दस का पढ़ के समय, मैं कल समापन करूं। हाँ उसको उपसंहार किया जाए, चूंकि 10:15 बज रहे हैं, 1 घंटे 36 मिनट से हाँ ज्यादा की बात हो गई है। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक एक छोटा सा पत्र पत्र पढ़ते पढ़ लेते। हाँ, विनोद जी कुछ हैं। कह रहे थे, विनोद जी नहीं, कुछ मैं कह कह रहा रहे हूं थे। कि आप उसमें से कोई भी एक चिट्ठी पढ़ दीजिए और समापन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि समय भी हो गया है। लेकिन ये पत्र इतने अच्छे हैं कि उनको पढ़े जाने का लोभ संवरण नहीं हो पा रहा है, और ये सारे पत्र बेसिकली पढ़े जाने चाहिए, मगर फिलहाल समय की सीमा है, तो हम एक आपको और पत्र पढ़ते हैं। एक जानकारी दे दूं कि हाँ आरंभ की सारी डाक मूल रूप में यतीन्द्र मिश्र के पास है। उनको वाह, मैंने सार्वजनिक कार्यक्रम में सारी चिट्ठियां दे दी थी उनकी फाउंडेशन के लिए, कि ताकि कोई इसकी स्टडी करना चाहे आगे जाकर तो कर सके। ये सारी चिट्ठियों की मूल नरेश सक्सेना की करीब 15-20 चिट्ठियां हैं, उसमें धूमिल की 27 चिट्ठियां हैं, दूधनाथ सिंह की, श्रीराम वर्मा की चिट्ठियां हैं, जगुड़ी की बहुत चिट्ठियां हैं और काफी कंट्रोवर्शियल भी हैं उन्होंने पंत जी को लेकर। पर इनको कोई भी किताब, तो मैं चाहता था कि ये किताब बड़े प्रकाशन से आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और ये बहुत बड़ा दस्तावेज है, उस समय का दस्तावेज है, छोटी पत्रिकाओं का दस्तावेज है, और जी जैसे सोचा जाता था। तो मुझे जी लगता है कि किसी को इस किताब को, क्योंकि इसके प्रकाशक तो लगभग अब और किताबें नहीं छाप रहे हैं, तो ये किताब इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरे को लिखे गए पत्र हैं, इसलिए है कि उस दौर के सारे साहित्यिक सवाल कैसे होते थे, किस तरह से लोग रिएक्ट करते थे, वो एक बहुत बड़ा दस्तावेज है ये। जी, और थोड़ी सी कोशिश की जाए तो यह पुस्तक जो आरंभ की डाक के नाम से आपके पास है, इसका पुनर्प्रकाशन किसी और जगह से हो भी नहीं, सकता है। मैं तो चाहता था, लेकिन अब आप देखिए कि हिंदी के प्रकाशक, जब तक आप उनके पास जाके समझाइए नहीं कि ये खूब बिकेगी, और मेरी अब दिलचस्पी इन चीजों में रह नहीं गई है, क्योंकि जी ये, लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनके मूल पत्र, जाकि कोई ये ना समझे कि मैंने कुछ जोड़ दिया है उसमें, वो मैंने उनको दे दिए हैं, यतीन्द्र जी मिश्र को बाकायदा। सबके कार्यक्रम में नामवर जी भी थे वहाँ, और कुंवर नारायण भी थे, जयकृष्ण भी थे। तो ये जी चिट्ठियां एक दस्तावेज हैं। और दूधनाथ सिंह ने तो मुझे एक बहुत लंबी फोन कॉल पे कहा कि ये तो कमाल की किताब है। जी जी, बिल्कुल। तो मैं एक और पत्र पढ़ता हूं, इसके बाद विराम देंगे, हाँ, क्योंकि समय भी काफी हो चला है। यह पत्र अशोक वाजपेयी जी लिखते हैं विनोद भारद्वाज जी को, भोपाल से 15 जुलाई 1968 को। वे लिखते हैं, प्रिय भाई, इस तरफ
डाक की हड़ताल होने के कारण आपका 28 जून का पत्र मुझे दो तीन दिनों पहले मिला। आरंभ का नया अंक कायदे से तो अब तक आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? अगर निकल गया हो तो तुरंत एक प्रति भेजें। मुझे पूरी उम्मीद है आपने काफी अच्छी सामग्री उसमें संग्रहित की होगी। मैं यह सोचता था कि सृजनात्मक समीक्षा की जरूरत को रेखांकित करने के लिए क्यों ना आरंभ का अगला अंक महत्वपूर्ण युवा कवियों और उनकी चुनी हुई पुस्तकों पर निकाला जाए। आज की हालत में जब फतवेबाजी, सरलीकरणों और सनसनीखेज पर ज्यादातर अप्रासंगिक पत्रकारिता का बोलबाला है, ऐसा व्यवस्थित आयोजन काफी ताजा और उत्तेजक हो सकता है। आम छोटी पत्र पत्रिकाओं की नामहीनता में आरंभ का नाम वैसे भी सम्मान जगाता है। मेरा ख्याल है इस तरह का विशेषांक जिसमें सिर्फ ठोस कविता पुस्तकों और कवियों पर प्रासंगिक और पैनी आलोचना हो और किसी धारणा, स्थापना, सिद्धांत, प्रवृत्ति या आंदोलन पर सीधे कुछ नहीं, एक नए ढंग का काम होगा। आप विचार करें। युवा कविता जैसे पद पर अगर नेमी जी ने आपत्ति की थी, भले ही उसमें आप रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह और श्रीकांत को भी शामिल करते हो, तो मुझे लगा यह उचित ही है। ऐसा करने से अपने समय की सच्ची और वयस्क कविता से सरोकार उतना नहीं झलकता जितना कि फिर किसी प्रवृत्ति और आंदोलन चलाने की बू आती है। आप सहमत होंगे कि पिछले 7-8 वर्षों से इतने भयानक ढंग से प्रवृत्ति और आंदोलन चले हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उसकी किसी संभावना से भड़क सकता है। जैसा कि मैंने पत्र में भी कहा है, हमें युवा कविता की नहीं, युवा कवियों की बात करनी चाहिए और किसी सामान्यीकरण के रूप में नहीं। देखिए, शायद आगे बढ़ गया। हाँ, नहीं, ठीक है, ये मैं एक और आगे ले लेता हूं इसका। हाँ, मैं साथ साथ इसके हिस्से स्क्रीन पर भी रख रहा हूं जी। के रूप में नहीं बल्कि ठोस नाम से उनकी वास्तविक कविताओं के प्रसंग में। सबसे जरूरी बात इस समय मुझे यही लगती है कि वास्तविक कविताओं से हम अविकल साक्षात करें। जितेंद्र कुमार प्रशिक्षण समाप्त करके पचमढ़ी वापस चले गए हैं। यूं इन दिनों तो वे अपनी नवविवाहिता को छोड़ने दिल्ली की तरफ गए हैं। मुद्रा राक्षस के आने पर संवाद की समस्या पर जो गोष्ठी हुई थी, उसमें क्या बहस हुई? आपने जो पेपर पढ़ा था, अगर उसे आरंभ में जल्दी ही ना छाप रहे हो तो कृपया एक प्रति मुझे भेजें। मैं आपका विश्लेषण देखना चाहूंगा। कभी भोपाल क्यों नहीं आते? अगर 10-15 दिनों की सैर के लिए आना चाहें तो मेरा निमंत्रण है। 7 से 18 अगस्त तक दिल्ली रहूंगा। उन दिनों उधर तो नहीं आ रहे हैं? भोपाल कभी जरूर आए। यह एक और पत्र हमने आज पढ़ा आरंभ की डाक से। और मित्रों, समय भी काफी हो गया, 1.25 घंटे के आसपास। तो आप लोगों की अनुमति से आज की इस कड़ी को यहीं विराम दी जाए। विनोद जी, जैसा कहें। अभिषेक जी जरूर। तो ठीक है, इसको विराम देते हैं। विनोद जी शुभ रात्रि और अर्पण जी शुभ रात्रि, और इतने अच्छे आयोजन के लिए आप लोगों का आभार। जी जी जी, शुक्रिया। और जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली कार्यक्रम के बीच में, उनमें बरयाम सिंह, अशोक तिवारी जी, बालकीर्ति, बलराम गुमास्ता, रजा न्यास, समीर मिश्र, क्षितिज मिश्र, अशोक भौमिक जी, के कुमार प्रसन्न आदि की हमें प्रतिक्रियाएं मिली। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हम फिलहाल प्रतिक्रिया देने वाले मित्रों का ही नाम यहाँ पर देख पाते हैं। तमाम साथियों का, कलाकारों का, साहित्यकारों का साधुवाद। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।